राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से साइबर क्राइम साइबर लॉ अवेयरनेस पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर अवेयरनेस के लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस ढंग से क्राइम्स अब सिनेरियो चेंज हो गया, जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं, जो क्रिमिनल्स थे जो कन्वेंशनल क्राइम्स करते थे, अब वो स्विच ओवर कर गए हैं साइबर स्पेस में, क्योंकि साइबर स्पेस बड़ा आसान है साइबर स्पेस को यूज करते हुए साइबर क्राइम को करना। अगर हम लाइफ में देखें तो हम सब साइबर स्पेस से कनेक्टेड हैं, हम सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। साइबर स्पेस को अगर हम देखें जनरल वे में, एग्जैक्टली साइबर स्पेस है क्या? तो साइबर स्पेस सबसे पहले एक वर्ड जो किया गया था, कॉइन किया था, न्यूरोमैंसर एक नॉवल था जिसमें विलियम गिब्सन ने अपना एक नॉवल बनाया था, जिसमें उन्होंने साइबर स्पेस का यूज किया था वर्ड। it means connection between natural things and artificial things. So जनरल वे में अगर हम देखा जाए तो हम जैसे एक ट्रैफिक पे, हम रोड पे, हम ट्रैफिक में कार चलाते हैं, तो हम एक रोड पे अगर हमारी कार सेफ है तो हम सेफ हैं, या रोड सेफ है तो हम सेफ हैं। लेकिन सेम साइबर स्पेस के साथ एक इशू है कि साइबर स्पेस में जैसे ही हम एंटर होते हैं, तो क्या हम जिस गैजेट को यूज कर रहे हैं वो गैजेट सेफ है? क्या वो इंटरनेट ट्रैफिक जिसमें हम जा रहे हैं वो सेफ है? क्या हम जिस वेबसाइट को हम एक्सेस कर रहे हैं क्या वो सेफ है? तो अगेन हमें वो सब पैरामीटर्स देखने कि एग्जैक्टली हम टेक्नोलॉजी यूज तो कर रहे हैं कि लेकिन हाँ कितना सेफली हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स यही चीज देखते हैं, वो देखते हैं वल्नरेबिलिटी, कि कितने वल्नरेबल हम लोग हैं। तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी को स्मार्टली हमें यूज करना है। आज हम साइबर क्राइम का पार्ट डिस्कस करेंगे, मोडस ऑपरेंडी, जितने लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो, उसके बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन, उसके बाद हम लॉ का पार्ट डिस्कस करेंगे और कुछ सेफ्टी टिप्स डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर ली ने कॉइन किया था वेबसाइट पेजेस को देखने के लिए, बट वो क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? जस्ट इतने सारे साइबर क्राइम्स, इतने सारे टूल्स अवेलेबल हो गए, वर्ल्ड वाइड वरी। तो वर्ल्ड वाइड वेब कन्वर्ट हो चुका है वर्ल्ड वाइड वरी में। तो हमें ध्यान रखना है आगे। जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस, एग्जैक्टली व्हाट इज साइबर क्राइम? अगर हम इसको देखें तो साइबर क्राइम की डेफिनेशन अगर हम वर्ल्ड वाइड माने तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है कि साइबर क्राइम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर हम देखें कि एग्जैक्टली क्या है, क्राइम वेयर कंप्यूटर इज द टारगेट ऑफ द क्राइम, मींस मैंने अगर आपके सिस्टम को हैक किया, एज ए टारगेट हैक किया, तो वो फर्स्ट पार्ट में कवर होता है। क्राइम वेयर ए कंप्यूटर इज ए टूल ऑफ द क्राइम, जहां मैंने कंप्यूटर के सिस्टम को यूज करते हुए किसी और को हैक किया, जैसे मैं डिस्कस करूंगा डॉस अटैक है, डिनायल, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डीडॉस अटैक, वी विल डिस्कस हम जब आईटेक पढ़ेंगे। तो उस ढंग से अगर मैंने किसी सिस्टम को टारगेट के रूप में यूज किया है, या किसी सिस्टम को टूल के रूप में यूज किया है, या जहां पर क्राइम को एक कंप्यूटर को एक इंसिडेंटल के रूप में यूज किया, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, पॉर्न कंटेंट देखा गया, उसमें एविडेंस है, तो 3 पार्ट के रूप में हम साइबर क्राइम को देखते हैं, टारगेट ऑफ अ क्राइम, टूल ऑफ अ क्राइम एंड इंसिडेंटल टू द कमीशन ऑफ द क्राइम। जनरल वे में साइबर क्राइम है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ क्राइम एंड कंप्यूटर रिसोर्स। तो जहां भी एक अनलॉफुल एक्ट, एक इलीगल एक्ट जिसमें कॉम्बिनेशन हो गया है क्राइम का और कंप्यूटर रिसोर्स का, उसको हम जनरल डेफिनेशन के हिसाब से साइबर क्राइम कहते हैं। आईटी एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जब भी आप आईटी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर रिसोर्स इंक्लूड्स कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, डेटाबेस, तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो आप देखिएगा वैसे वैसे इंपॉर्टेंट सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर साइबर स्पेस क्या होती है, और कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है, और कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होता है। ये 5-6 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर क्राइम में केस को प्रूव करने के लिए। और जनरल वे में अगर हम साइबर क्राइम्स को देखें तो साइबर क्राइम्स आर कमिटेड व्हाइल इन द साइबर स्पेस। तो अगेन साइबर स्पेस पे कोई भी क्राइम कमिट हो रहा है, दैट इज साइबर क्राइम। So they include crime like cyber terrorism, intellectual property infringement cases, hacking, industrial espionage, online child exploitation, internet usage policy abuses, illegal purchase of goods, sexual assault, internet fraud, software piracy, viruses, impersonation and many more. तो हमने अभी डिस्कस किया एग्जैक्टली साइबर स्पेस क्या होती है, साइबर क्राइम क्या होता है, और साइबर क्राइम में क्या चीज इन्वॉल्व होती है, कि टारगेट है, टूल है, या प्लेस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी है। इसके बाद अगर हम देखें, इस स्लाइड को देखते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा कि ये कन्वेंशनल क्राइम कैसे साइबर क्राइम में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखिएगा ये खिड़की में से कूद के आ रहा है रात को या दिन में, और इधर ये तो कन्वेंशनल क्राइम हो गया, यानी हाउस ट्रेसपास हो गया जब हमारे आईपीसी के कन्वेंशनल एक्ट को हम देखते हैं। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, बिना आपके घर में एंटर हुए सिस्टम में एंटर हो रहा है, यानी इंटरनेट के थ्रू, हैकिंग के थ्रू एंटर हो रहा है। तो क्राइम वही है, ट्रेसपास वही है, ये हाउस ट्रेसपास है, ये इंटरनेट ट्रेसपास है। तो अब आप देखिएगा किस ढंग से टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है, अब्यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा
ये टेलीफोन पे खंबे पे कनेक्ट करा। अगर आपने कभी मूवी देखी हो, ध्यान हो, दुबले राजा मूवी देखी थी जिसमें जॉनी लीवर कमिश्नर ऑफ पुलिस करके बात कर रहा था और इम्पर्सोनेट कर रहा था। आज की डेट में फिशिंग अटैक क्या हो रहा है, बैंकिंग जितने बैंक्स के हैं या कोई इंश्योरेंस एजेंट बन के बात कर रहे हैं, स्पूफिंग कॉल कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन रोक के एक्सटॉर्शन करते हैं। आज की तारीख में एक्सटॉर्शन इंटरनेट एक्सटॉर्शन है, आपके डाटा का सारा ब्रीच है। देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे, सारा डाटा आपका कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी फोटोग्राफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी इंटरनेट एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसका वो लोग एक्सटॉर्शन करते हैं, उसका वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। फ्रॉड आप सब जानते हैं, हम कहीं लोन अप्लाई करते हैं, आज हम फिजिकल बैंक में जाते थे, हमारे साथ फ्रॉड होता था, यहाँ पर वो इंटरनेट फ्रॉड कर रहे हैं, आपसे सब डाटा ले रहे हैं, जिसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट केसेस कहते हैं। नीचे जितने भी आपके डाटा, पहले हम डस्टबिन में, ट्रैश बिन में अपना डाटा बेचते थे, यहाँ पर हम खुद परचेज करते हैं, कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, वहां पर अपना डाटा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इवन चाइल्ड पेडोफिलाइज, जितने भी चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है, पहले फिजिकली बच्चों को एक्सप्लॉयट किया जाता, आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत इजीली वो लोग बच्चों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो ये हमने जो डिस्कस किया, ये स्लाइड, ये कन्वेंशनल क्राइम कैसे इंटरनेट क्राइम्स में, साइबर क्राइम में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्राइम वही है, बट दे आर यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दे आर अपडेटिंग देमसेल्व्स। उनके पास टूल्स हैं, उनके पास एंटी फोरेंसिक टूल्स हैं, ताकि वो फोरेंसिक में भी पकड़ में नहीं आए। तो इतने लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रीजन ऑफ साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम का एग्जैक्टली रीजन क्या है, क्यों वो साइबर क्राइम करने को आसान है, क्यों जमतारा जैसी जगह पे जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उस एरिया में, अगर आप उस गांव में जाएं, जमतारा में, जिस एरिया में सब ज्यादा क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, तो क्या है, क्योंकि एनोनिमस मेन इशू है, क्योंकि दे आर यूजिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, प्रॉक्सी सर्वर्स यूज कर रहे हैं, मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं। अगर हम उसका ट्रैक करेंगे तो मोबाइल नंबर पता लगा फेक आइडेंटिटी से मिला है। बैंक रिकॉर्ड्स देखें तो बैंक भी एक फेक आइडेंटिटी से था, जिस दिन इन्होंने फिशिंग अटैक किया उसी दिन पैसा निकाल लेते हैं। तो एनोनिमस है ये लोग, इनको पकड़ना इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि कहीं ना कहीं आधार से कनेक्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी उन्होंने हाइड की हुई है, कहीं ना कहीं वो प्रॉक्सी आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं या आईपी एड्रेस को स्पूफ कर रहे हैं, ताकि जब लॉ एनफोर्समेंट ट्रैक करता है तो पता लगा आईपी एड्रेस पाकिस्तान का दिख रहा है या किसी और कंट्री का दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ा रीजन साइबर क्राइम का एनोनिमस वाली बात है। और ये बॉर्डरलेस है, कोई कोई व्यक्ति कहाँ बैठा है हमें कुछ नहीं पता, आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास एज ए लॉयर हम सब जानते हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट, टीटी, एक्सट्रेडिशन टीटी, लेटर ऑफ रेगुलेटरी 166 ए सीआरपीसी में, ये बहुत कम्बरसम प्रोसीजर है। इसके बाद इश्यूज आते हैं कि एग्जैक्टली जस्ट टू अंडरस्टैंड, हम समझने के हिसाब से देखें तो इंटरनेट को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं ग्लोबली। पहला पार्ट है सरफेस वेब, जिसको हम बोलते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डीप वेब। हम जो भी सर्च इंजन में देखते हैं वो सब इंडेक्स होता है, राइट सर। जैसे मेरा नाम आपने टाइप किया, निशित दीक्षित एडवोकेट, तो आप जाएंगे सर्च करेंगे, कहीं ना कहीं मेरा डिटेल मिल जाएगा। लेकिन ये इंडेक्सिंग है, कहीं कहीं जहां इंडेक्सिंग नहीं है, माना मेरा कोई वेबसाइट है, मैंने उसको इंडेक्सिंग नहीं कर रखा, वो इंडेक्सिंग के लिए एक पर्टिकुलर मैं आपको लिंक दूंगा, तभी आप उसको डीप वेब में देख सकते हैं, जनरली सर्च इंजन में नहीं देख सकते, उसको हम डीप वेब कहते हैं। इसके बाद एक बहुत डेंजरस पार्ट आता है, सबसे ये 7-8% का पार्ट है सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब मिलके अगर आप देखें तो हमारे इंटरनेट का लगभग 92% पार्ट इंटरनेट का वो डीप वेब और डार्क वेब है। डार्क वेब जनरल वे में यूएस आर्मी ने स्टार्ट किया था, नेवी इंटेलिजेंस ने किया था, उसके बाद ये मार्केट में लोगों के लिए ओपन हुआ, लोग यूज कर रहे हैं। इलीगल एक्टिविटीज इसमें हो रही हैं, चाइल्ड पोर्न कंटेंट, एस्कॉर्टिंग सर्विसेज, ड्रग माफिया, सिल्क रोड केस। कभी आप फ्री हो तो सिल्क रोड केस करिए, पढ़िएगा, यूएस का बड़ा अच्छा केस है। तो इसके लिए अलग अलग ब्राउजर्स आते हैं, दे आर यूजिंग दोज ब्राउजर्स। तो ये अपने आप में इलीगल एक्टिविटीज के लिए अलग एक बड़ा हेवन है क्रिमिनल्स के लिए, तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए। हम इसके बारे में आगे जानकारी देंगे आपको। तो सबसे बड़ा साइबर क्राइम में जो क्रिमिनल्स को यूज करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो है वल्नरेबिलिटी। एग्जैक्टली आप क्या टूल यूज कर रहे हैं, आप क्या गैजेट यूज कर रहे हैं, आप क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्या उसमें साइबर प्राइवेसी है, क्या सिक्योरिटी फीचर्स आपने अडॉप्ट किए हुए हैं, तो वो वल्नरेबिलिटी को इंडिकेट करता है किसी क्रिमिनल को। मैंने अगर आपको कोई लिंक भेजा तो मैं सबसे पहले ये पहचान सकता हूँ कि आप इस वक्त अपने मोबाइल पे, आपका कौन सा मोबाइल है, आपके मोबाइल में कोई एंटीवायरस है, क्या आप आईफोन यूज कर रहे हैं, क्या आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, क्या आपका डेस्कटॉप विंडो 10 है, विंडो 7 यूज कर रहे हैं, मैक यूज कर रहे हैं, क्या एंटीवायरस है। इतनी सब चीजें, आईपी एड्रेस आपका मैं क्लिक बड़ा आसानी से कंफर्म कर सकता हूँ अगर आपने उसको क्लिक करके मुझे रेस्पॉन्ड किया। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा एग्जैक्टली हम हमारी जो जितनी भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेटिंग्स हैं। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले आप प्लीज ये जरूर देखिए कि एग्जैक्टली आप किसको माइक्रोफोन एक्सेस करने की परमिशन दे रहे हैं, किसको आप कैमरा की परमिशन दे रहे हैं, किसको आप
अपने मैसेजेस को दे रहे हैं, किसका डाटा स्टोर करने के लिए बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप अपना डाटा खुद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें राइट टू प्राइवेसी का राइट दिया है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं, हम अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने की परमिशन दे रहे हैं, हम कंसेंट दे रहे हैं, और इसी का वो एप्लीकेशंस का जो जिनकी भी एप्लीकेशंस है वो इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि आपने कंसेंट दिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेंजरस सिनेरियो है, इसको ध्यान रखें कि कौन सी एप्लीकेशंस को आप इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम है या कोई भी एप्लीकेशंस है, बैकग्राउंड रिफ्रेश है, मोबाइल डाटा है, जब आप यूज नहीं करें तो प्लीज आप सबको आप डिसेबल कर दें। जब आप यूज करें उसी वक्त मोबाइल डाटा यूज करें, माइक्रोफोन को समझ के यूज करें, जब आपको यूज करना है, कॉल करना है, तब आप यूज करें। उसके बाद व्हाट्सएप ऐप ध्यान रखें, बहुत से लोगों के केसेस हमारे पास आए हैं, दिल्ली में भी केसेस आए हैं और स्टेट्स में भी हैं, मैं सभी स्टेट्स में केसेस देख रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ, सभी स्टेट के पुलिस को मैं असेस कर रहा हूँ। आप देखिएगा व्हाट्सएप में जितने केसेस हैं, ध्यान रखिएगा कहीं आपका व्हाट्सएप कहीं हैक तो नहीं है, किसी ने आपका क्यूआर कोड तो स्कैन नहीं किया। जब भी आप फ्री हो तो व्हाट्सएप वेब सेटिंग में जाके देखिएगा, व्हाट्सएप वेब सेटिंग जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देखिएगा अगर एक कैमरा मूव कर रहा है, इट मींस आपका कहीं ना कहीं वो हैक नहीं है, या आप जैसे ही आप देखेंगे तो उसमें एक सिंक हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आपका ये किसी और सिस्टम से कनेक्टेड है, इट मींस आपका व्हाट्सएप कोई और भी व्हाट्सएप देख रहा है। और एक मेरी आपसे यहीं पे रिक्वेस्ट है, ध्यान रखिएगा जितनी भी आपकी सोशल मीडिया के एप्स हैं उसमें ऑटो डाउनलोड मोड बंद करके रखिए। ऑटो डाउनलोड कभी मत करिएगा, कोई भी फोटोग्राफ कोई मैसेज आपको भेजता हूं तो जब तक आप उसको क्लिक नहीं करें तब तक वो डाउनलोड नहीं होना चाहिए। ऑटो डाउनलोड मोड हमेशा डिसेबल करके रखिएगा, इसके बहुत रिपरकेशंस हैं, बहुत से केसेस हमारे पास आए हैं, तो प्लीज ध्यान रखें। इसके बाद कोई भी बैंक की वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो ध्यान रखिएगा HTTP नहीं होना चाहिए। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा HTTPS लिखा होना चाहिए, साथ में एक ग्रीन कलर का लॉक होना चाहिए, ताकि वो इंश्योर करता है कि वो आपकी वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट है और वो सिक्योर्ड प्रोटोकॉल को यूज कर रही है, जिसको हम कहते हैं एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल। तो HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस का मतलब सिक्योर। तो ध्यान रखिएगा कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करें हमेशा ध्यान रखें उससे पहले, जैसे HTTPS SBI.com, HTTPS axisbank.com, जो भी बैंक आपका है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिस भी वेबसाइट को देख रहे हैं, उसके पहले HTTPS होना बहुत आवश्यक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ध्यान रखें ये बहुत से केसेस हैं, आप जितने भी नेबरहुड में आप जाते हैं अपना एक्सेस करने के लिए, आप अपना विड्रॉ करने के लिए अमाउंट, तो आजकल जितने भी स्कीमर्स लगा रखे हैं लोगों ने, कार्ड स्कीमर है, पहले वो कार्ड स्कीमर लगा के अब उन्होंने पिन को भी पहले पिन होल कैमरा लगाते थे, कैमरे से वो आइडेंटिफाई करते थे कि हमने एग्जैक्टली क्या पिन डाला है, बट आजकल प्लेट भी आ चुकी है जिसके बेस पे वो पूरा डाटा कैप्चर कर रहे हैं। तो प्लीज इंश्योर करें, कोशिश करें वो उस एटीएम से पैसा नहीं निकालें जो एबेंडेंट है, आइसोलेटेड है। हमेशा ध्यान रखें कोई बैंक की ब्रांच हो, उस ब्रांच में जो एटीएम मशीन लगी होती है ट्राई करें वहीं से पैसा निकालें। थोड़ा सा एक्टिविटी देखें, गार्ड वहां होना चाहिए, कैमरे के लोकेशन देखिए कैमरा कहाँ पर लगा हुआ है, कहीं कोई ऐसी आपको एक्टिविटी लग रही है जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाई है, ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं लग रही है। अगर लग रही है तो कॉल सेंटर को फोन करें, पुलिस को फोन करें, 100 को कॉल करें कि इस एटीएम मशीन में मुझे कुछ फिशिंग लग रहा है। तो ये एक्टिविटीज हैं। ये एक बहुत बड़ा क्राइम निकल के आया, बिवेयर ऑफ जूस जैकिंग। ध्यान रखिएगा एयरपोर्ट्स हैं, बहुत से ऐसे मॉल्स हैं जहां पर चार्जिंग मशीन्स लगी हुई हैं, तो प्लीज ध्यान रखें आपने चार्जिंग में फोन लगाया, पता लगा आपका पूरा डाटा उसमें से कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो कोशिश करें जहां भी जाएं एक्टिविटीज को मॉनिटर करें। अपने जितने भी आपके आप आजकल सब लोग एक्सटर्नल यूज करते हैं, चार्जर्स यूज करते हैं, आप उसको यूज करें, पावर बैंक्स को चार्ज करें, ना कि डायरेक्ट फोन को चार्ज करें। हमेशा ध्यान रखें ये क्रिमिनल्स को सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए। देखिए देयर इज नो प्राइवेसी, देयर इज नो सीक्रेसी, देयर इज नो कॉन्फिडेंशियलिटी, देयर इज ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर साइबर क्रिमिनल्स टू कमिट साइबर क्राइम, बिकॉज वल्नरेबिलिटी इतनी है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, गैजेट्स इतने फ्रेंडली हैं, क्रिमिनल फ्रेंडली गैजेट्स हैं कि आप नहीं समझ सकते कि इस जंग की टेक्नोलॉजी आज आ चुकी है। बहुत से इंडियन बैंक्स ने रिपोर्ट करे हैं कुछ केसेस, और आप गूगल सर्च करेंगे तो बिवेयर ऑफ जूस चेकिंग पे आपको इंडियन बैंक्स के यहाँ ही केस रजिस्टर्ड मिलेंगे। इसके बाद ये ध्यान रखें, इस स्लाइड को देखें तो आपके टीवी के पास माइक्रोफोन है, आपके स्पीकर फोन है, आपके जो आजकल होम एलेक्सा या इको जितने भी यूज कर रहे हैं हम, आपके सबके कैमरे ऑन है, आपके सबके माइक्रोफोन ऑन है। तो जो एक्टिविटी आप घर में बात कर रहे हैं, जो जनरल कॉर्पोरेट डिस्कस कर रहे हैं या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी डिस्कशन है, तो इंश्योर रहें कि आपके माइक्रोफोन ऑन नहीं हो। जरूरी नहीं है आप उस जगह पे ही बात करें, थोड़ा सा अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि बिकॉज क्रिमिनल्स, मैंने आपसे कहा था, हाउस ट्रेसपास की जरूरत नहीं है, दे आर यूजिंग इंटरनेट ट्रेसपास। बिना
फिजिकली आए, वो इंटरनेट के थ्रू आपका सब कुछ, आपका डाटा भी ले जा रहे हैं और आपके अकाउंट से पैसा भी निकाल रहे हैं। तो प्लीज इंश्योर करें आपके सिस्टम गैजेट्स की प्राइवेसी, सिक्योरिटी सेटिंग्स कैसी अप टू डेट है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिएगा एक वर्ड है साइबर स्क्वैटिंग और स्पूफिंग। अगर आप देखिएगा, अगर इस स्लाइड को देखिएगा, ओएनजीसी का जो मेल आईडी है, एक व्यक्ति था जिसका था patel_dv@ongc.co.in। क्या किया फ्रॉडस्टर्स ने, patel_dv@ognc.co.in। तो एक ब्रांड नेम जिसका, इसको बोलते हैं टाइपोस्क्वेटिंग, जिसका नाम है उसके नाम में थोड़ा सा चेंज कर देना। तो जहां ONGC.co.in होना था, वहां उन्होंने क्या कर दिया, OGNC.co.in। तो हम जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, हम उसको ढंग से देखते नहीं एग्जैक्टली मेल आईडी सही है कि नहीं। मेरे नाम से कोई मेल आईडी आया, उसमें से स्पेलिंग एक चेंज कर दी, NISHITH कर दिया, NISHETH कर दिया। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आपका जो मेल आईडी है, वो जो ओरिजिनेटर ने आपको मेल भेजा है, एज एड्रेस ही आपको मिला है, वो एग्जैक्टली ओरिजिनेटर ने जो मेल आईडी भेजा है वो सही है या नहीं है। क्योंकि बहुत से केसेस साइबर स्क्वैटिंग क्या होता है, जैसे कोई ब्रांड नेम है, जैसे बिस्लरी का ब्रांड नेम है, तो क्रिमिनल्स ने क्या किया, बिस्लरी.com खोल दिया। अब एक ब्रांड नेम का आप डोमेन नेम ले लेते हो, दिस इज साइबर स्क्वैटिंग। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का किसी व्यक्ति ने microsoft.com वेबसाइट, microsoft, माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग है, एक व्यक्ति ने क्या किया, क्रिमिनल ने microsoft.com, तो microsoft ले लिया डोमेन। अगर हम जाएंगे, हम सर्च इंजन में टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट, तो पता लगा सर्च इंजन में स्पैम टैक्सिंग एक वर्ड है, जिसके बेस पे हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट में microsoft सबसे पहले ओपन हो, और हमने उसको क्लिक किया और ले गया। सेम हमारे पास दिल्ली का एक केस था, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्पेलिंग दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लेकिन क्रिमिनल्स ने क्या किया, दिल्ली चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यूज कर लिया, यानी चैम्बर के आगे एक एस लिया और एक डोमेन प्रोवाइडर से उन्होंने डोमेन ले लिया। तो ये ध्यान रहे, अलर्ट रहे, सामने देखें एग्जैक्टली क्या चीज ओपन है, HTTPS ओपन है, जिस वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, कोई मेल आपके पास आया, एग्जैक्टली उसकी स्पेलिंग चेक करें। इट मे बी साइबर स्क्वैटिंग, इट मे बी टाइपो स्क्वैटिंग, इट मे बी स्पूफिंग। मेरे ही मेल आईडी से आप पे मेल आ सकता है, बहुत से डिस्पोजेबल ईमेल वेबसाइट्स खुल गई हैं सर, 1 घंटे के लिए आपको ईमेल आईडी मिल सकता है, सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो ईमेल आईडी यूज करते हुए वर्ड से वो सिस्टम से, सर्वर से डायरेक्ट उसका डिलीट कर देते हैं वो लोग। लॉ इन्फोर्समेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ध्यान रखें। हो सकता है आपके ही फ्रेंड ने आपको मेल किया, तो आप हेडर को देखें, हेडर को चेक करें, उसका वे देखें, पैसेज चेक करें, बड़ा आसानी से हम चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली ये ट्रस्टेड मेल है या स्पूफ्ड ईमेल है। तो ध्यान रखें, स्पूफ कॉल भी होती है, आपको आपके नंबर, आपके मेरे नंबर से आप पे फोन आ सकता है रात को, तो प्लीज इंश्योर करें कि एग्जैक्टली ये स्पूफ कॉल है या क्या नहीं है। फैमिलीज के पास बहुत से केसेस हमारे पास, जहाँ फैमिली मेंबर्स के पास एक दूसरे के पास फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया आपके, उसी नंबर को यूज करते हुए। तो ये कुछ केसेस हैं जिसको साइबर स्क्वैटिंग, स्पूफिंग है, मैक्सिमम केसेस ये आजकल तारीख में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। देन रैंसमवेयर हम सब जानते हैं, बड़ा डेंजरस है। देखिए रैंसमवेयर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, क्योंकि हम एक एनोनिमस ईमेल को क्लिक कर देते हैं। तो ये ध्यान रखें, कोई भी एनोनिमस ईमेल आता है उसको हमें क्लिक नहीं करना है। इंश्योर करें उस यूआरएल को आप क्लिक करके, virustotal.com एक वेबसाइट है, virustotal.com पे जाके आप उस यूआरएल को क्लिक कर, उसको आप चेक कर सकते हैं। लगभग 250 एंटीवायरस कंपनीज आपको बता सकती है एग्जैक्टली ये ट्रस्टेड है या नहीं है। और भी साइबर चेक के मेथड्स हैं, गवर्नमेंट को आप दे सकते हैं, साइबर स्वच्छता केंद्र भी है, बहुत से इश्यूज हैं। अगर आपके पास रैंसमवेयर का कोई केस है तो आप उसको सीधा सर्टिन को आप डाइवर्ट कर सकते हैं कि सर ये ढंग का केस रैंसमवेयर का है। रैंसमवेयर में कभी भी नेवर रिप्लाई देम, क्योंकि अपने आप में बड़ा फिशिंग वाला होता है, और रैंसम के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगेन सब मैक्सिमम आप ध्यान रखें, आपके पास विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8 ओरिजिनल होना चाहिए। ध्यान रखें पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज करें, क्योंकि आपका माइक्रोसॉफ्ट, आपका जो सिस्टम है वो उसको सेव नहीं कर पाता, उसको रोक नहीं पाता। तो प्लीज ध्यान रखें, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं करें। एंटी रैंसमवेयर वाले जितने भी एंटीवायरस सिस्टम्स आने लगे हैं आजकल मार्केट में आ गए, उनको यूज करें। एंटी मेलवेयर का यूज करें सिस्टम्स में सिक्योर करने के लिए। इसके बाद रैंसमवेयर के कुछ इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपने डाटा को आप बैकअप करके रखें, एंटीवायरस यूज करें, पॉपअप को, जितने भी पॉपअप होते हैं उनको ब्लॉक करके रखें, और कभी भी इसको क्लिक नहीं करें। ध्यान रखें, रैंसम कोई भी ऐसी एनोनिमस आपके पास मेल आता है उसको कभी भी नहीं करें क्लिक। हमेशा आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वो हमेशा ट्रस्टेड, जो भी आपकी साइट्स हैं जो ट्रस्टेड हैं, गूगल स्टोर है, जो भी है, आईफोन का है, जहां भी आप ट्रस्टेड हैं वहीं से डाउनलोड करें। क्योंकि सबसे ज्यादा इसको बोलते हैं वाटर होलिंग अटैक, क्योंकि वो अटैक ही वहीं से करते हैं जहां से पानी, एक छत में से पानी टपक रहा है तो एक जगह से टपक रहा होगा,
दैट इज वाटर होलिंग अटैक। उनका अटैक का मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि हमें इसका वाटर होलिंग अटैक से ही एंटर होना है, कहाँ पर वल्नरेबिलिटी है। वो सिर्फ आपकी वल्नरेबिलिटी को ही चेक करते हैं कि हमें कैसे इस पर अटैक करना है। साइबर अटैक का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो वल्नरेबल हम लोग होते हैं। इसके बाद क्लोन्स, आप ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बहुत केसेस हो रहे हैं। जहां भी शॉपिंग करने जाते हैं, इंश्योर करें आपके कार्ड आपके पास हो, पॉस मशीन में आप खुद इंसर्ट करें, अपने फिंगर्स को रखें और कोई कैमरा नहीं लगा हो। कार्ड्स को कभी भी नहीं दें, पेट्रोल पंप पे नहीं दें, सामने इंश्योर करें, क्योंकि सबसे ज्यादा डुप्लीकेट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। छोटी सी डिवाइस आ चुकी है जो आपकी एक रिस्ट में अपने अंदर आ जाती है और आपके सामने वो मशीन में, पॉस मशीन में स्वाइप कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो एक छोटी सी डिवाइस होती है उसमें भी वो स्वाइप करते हैं। तो प्लीज इंश्योर करें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को कैसे यूज कर रहे हैं। सर, आपकी लाइफ की पूंजी इसके अंदर होती है, सिंपल एक प्लास्टिक कार्ड है, सारा मनी निकल सकता है। इसके लिए हम और डिस्कस करेंगे कि आप एक दिन की क्या लिमिट रखेंगे। आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को प्लीज अवॉइड कर दीजिए। हालांकि आरबीआई नई गाइडलाइंस लेके आया है, तो प्लीज ध्यान रखें आप सारे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस के लिए इनेबल्ड करें, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस के लिए इनेबल नहीं रखें, डिसेबल कर दें। बैंक को विजिट करें, ऑनलाइन इंटरनेट बैंक से आप मेल करके या अन्य तरीकों से आप उसको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस को बैन कर दें। क्योंकि ओटीपी, अगर कोई क्रिमिनल है आपके पास, उसके पास आपका डाटा है, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे ही शॉपिंग करे, क्योंकि उसमें ओटीपी नहीं आता है। हम बहुत से केसेस देखते हैं, पेपर में भी देखते हैं, हमारे साइबर साइबर भी आते हैं, लोग आके बोलते हैं हमारे पास ओटीपी नहीं आया, हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए। ये कौन सी साइट्स हैं? ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स, गेटवे साइट्स हैं। क्योंकि अगर मैंने इंडियन वेबसाइट में शॉपिंग करी तो मुझे ओटीपी आएगा, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल गेटवे वेबसाइट्स पे जाता हूँ जहां पर ओटीपी नहीं आता है, तो ये एक अपने आप में फ्लॉ है। हाउएवर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रेगुलेशंस लाए हैं, नए जो आरबीआई गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए उन्होंने डिसेबल किया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सतर्क रहें और आगे बैंक में जाके अपने इसको डिसेबल करें। इसके बाद ध्यान रखें फेसबुक अगेन। अब ये फेसबुक स्पेलिंग क्या देखिएगा, फेस B00K.com। हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग टाइप कर देते हैं, अगेन वो साइबर स्क्वेटिंग, टाइप स्क्वेटिंग। तो प्लीज इंश्योर करें हम बिल्कुल सेम, हम सिर्फ जल्दीबाजी में रहते हैं साइबर स्पेस में, जिसके कारण हम विक्टिमाइज होते हैं। अब हम मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं जनरल वे में कि साइबर क्राइम किसको इसको इफेक्ट करता है विक्टिम वाइज। अगर हम डिपेंडिंग अपॉन द विक्टिम को देखें साइबर क्राइम में, तो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, हम और आपके खिलाफ, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज। अगेंस्ट इंडिविजुअल देखें तो कौन कौन से क्राइम्स हैं? हैरेसमेंट वाया ईमेल, मैंने आपको इंटिमिडेट किया, मैंने आपको डिफेमेटरी कंटेंट भेजा, मैं आपको हैरेस कर रहा हूँ। साइबर स्टॉकिंग, गर्ल्स को, वुमेन को स्टॉक करना, बार बार मैसेज करना, बार बार ईमेल करना। डिसेमिनेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। और डिसेमिनेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल, कोई भी ऑब्सीन कंटेंट को भेजना, ग्रुप में भेजना, व्हाट्सएप पे भेजना, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम में भेजना, डिफेमेशन करना, अनऑथराइज कंट्रोल, किसी के सिस्टम को हैक कर लेना, इंडिसेंट एक्सपोजर, वेबकैम का मिसयूज करते हुए इंडिसेंट एक्सपोज करना पब्लिक एट लार्ज में दिखाते हुए, ईमेल स्पूफिंग हमने डिस्कस किया, चीटिंग एंड फ्रॉड, मैक्सिमम केसेस, कंप्यूटर वैंडलिज्म, अटैक करना, वेंडलाइज करना, ट्रांसमिटिंग वायरस, किसी और को लिंक भेजना जिसके साथ वायरस अटैच्ड है, मेलवेयर अटैच्ड है, ट्रोजन अटैच्ड है, नेट ट्रेसपास जो हमने डिस्कस किया, अगेन किसी और के सिस्टम में जाके अनऑथराइज एक्सेस करना, आईपीआर क्राइम्स वी हैव डिस्कस, साइबर स्क्वैटिंग, किसी और के सिस्टम को अनऑथराइजली एक्सेस करके उसका कॉपीराइट मटेरियल, ट्रेड सीक्रेट या सोर्स कोड चुरा लेना। देन इंटरनेट टाइम थेफ्ट, किसी और के सिस्टम को, वाईफाई को हैक करके उसके डाटा को यूज करना, दैट इज इंटरनेट टाइम थेफ्ट। वी विल डिस्कस जब हम आईटी सेक्शन पढ़ेंगे। और सेक्सटॉर्शन, आजकल सबसे ज्यादा केसेस सेक्सटॉर्शन के भी बहुत हमारे पास, मेरे हैदराबाद, भोपाल में भी केस आए हैं जिसमें किसी व्यक्ति पे फोन आया कि मेल आया कि सर आपने ये आप साइन फोन कंटेंट देखा है, हमने आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया है, और वो स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं कि आपने कोई कंटेंट देखा है और ये आपने कंटेंट देखा, ये आपका स्क्रीनशॉट है, अब आप हमें पैसे दे दीजिए, नहीं तो हम इसको सोशल मीडिया में, आपकी फैमिली में और सब जगह अपलोड कर रहे हैं। तो ये एक तरह का बहुत तगड़ा क्राइम है जो आजकल सबसे ज्यादा हमारे पास आ रहा है। आप लोग अगर आपको मोबाइल से इसको देख रहे हैं तो आप स्लाइड्स को थोड़ा सा टच करके बड़ा कर सकते हैं, और जो डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो उनको तो शायद विजिबल होगा। सेकंड पार्ट है अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से साइबर क्राइम्स आते हैं? ब्रॉडली अनऑथराइज कंट्रोल, किसी के सिस्टम को हैक कर लेना, पोजीशन ऑफ अनऑथराइज इन्फॉर्मेशन, उनकी इन्फॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट लेना, साइबर टेररिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से हमारे केसेस साइबर टेररिज्म के इंडिया में हो चुके हैं, लाइक अपना न्यूक्लियर प्लांट जो अभी नॉर्थ कोरिया से हुआ था इंडिया में, केरला में, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, अगेन एक कंपनी के खिलाफ अगेंस्ट ही है, हम उसका पायरेटेड सॉफ्टवेयर पायरेटेड यूज कर रहे हैं। Then again, society at large, pornography and child pornography, polluting the youth through indecent exposure, trafficking अपने आप में बहुत बड़ा डेंजर है,
फाइनेंशियल क्राइम्स, सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, ऑनलाइन गैम्बलिंग, फॉर्जरी। तो हमने 3 कैटेगरी पढ़ी इसमें, अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज। तो ये 3 कैटेगरी से साइबर क्राइम होते हैं। और फाइनेंशियल क्राइम्स अगर हम देखें तो फाइनेंशियल क्राइम्स में मैक्सिमम केसेस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के आते हैं, जिसमें आपके अब देखिएगा ट्रेवल वेकेशंस, बहुत से केसेस हमारे पास ट्रेवल वेकेशंस के हैं कि हमने साहब कि हम दुबई जाने के लिए ट्रेवल बुक कराया था, पता लगा वो एजेंसी नहीं है। एडवांस फी लोन, बहुत से लोगों ने लोन लिया है, प्राइजेस निकली हैं, लॉटरी निकले हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्क एट होम प्लान्स, बहुत से केसेस ऐसे निकले हैं। तो इस लेवल पे फाइनेंशियल क्राइम से, क्योंकि लोग पैसे जमा करा देते हैं, इस सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ ये है कि साइकोलॉजिकल ट्रिकिंग करते हैं ये लोग। ये इस ढंग से फोन करते हैं कि जिसको हम फिशिंग बोलते हैं। दिस इज द क्रिमिनल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वॉइस ओवर फोन सिस्टम टू गेन एक्सेस टू डिटेल्स अबाउट अकाउंट नंबर्स, पिन, डेट ऑफ बर्थ। वो क्या करते हैं, वो आपसे फोन करते हैं। 3 तरह की फिशिंग है। फिशिंग मींस या तो वो ईमेल से करेंगे, विशिंग कहते हैं जब मैं कोई फिशिंग करने वाला व्यक्ति क्रिमिनल फोन से आपसे वॉइस कॉल से जब फिशिंग करता है उसको विशिंग कहते हैं। और जब वो मैसेज से आपको एसएमएस या मैसेज के थ्रू आपसे फिशिंग करता है उसको हम स्मिशिंग कहते हैं। बहुत से केसेस लॉटरी फ्रॉड के आपके पास आए होंगे कि लॉटरी लग गई है, इतने पैसे हैं, कस्टम में इतने पैसे जमा करा दीजिए। बहुत से केसेस हमारे पास हैं, अलवर में हमारे पास, दिल्ली में हमारे पास, देहरादून में हमारे पास केस हैं। जॉब रिलेटेड फ्रॉड है, जो एक स्टेट में तो एक वन दरोगा नाम का एक होता है जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, वन दरोगा नाम से ही लोगों ने नौकरी लगा दी लोगों की, उनसे पैसे ले लिए, उनकी ट्रेनिंग भी करा दी और उनको कहीं पे अलग अलग जगह पे नौकरी भी लगा दी। हालांकि वो कोई भी फॉरेस्ट नहीं थे, लेकिन उनको पैसे से मतलब था, सैलरी से। 5-6 महीने तक तो सैलरी मिली, उसके बाद किसी को सैलरी मिलना बंद हो गई, जब तक लगभग 100-200 लोग इस फ्रॉड में आ चुके थे। क्योंकि अगर 15 लोगों को सैलरी आ रही है तो 15 लोग औरों को बताएंगे कि ये अच्छी नौकरी है, हमें पैसे मिल रहे हैं, तुम अप्लाई करो। पता लगा एक लेवल पे आने के बाद वो सारे के सारी कंपनी वाले भागे। मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स, बहुत से केसेस मैट्रिमोनियल के हैं, एनआरआई स्कैम्स जितने भी हैं, आपने पंजाब में देखा होगा। इसके लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स को भी लॉ बना दिया गया है, जैसे साइबर कैफे का रूल बना दिया गया। साइबर कैफे का रूल बनाया गया 2009 में कि हर साइबर कैफे में कोई भी अगर साइबर कैफे को एक्सेस कर रहा है, इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, उसको 1 साल तक का डाटा मेंटेन करना मैंडेटरी है। क्योंकि जितने भी हमारे बॉम्ब ब्लास्ट केसेस हुए थे वहां पर साइबर कैफे को यूज किया गया था थ्रेटनिंग मेल या इंटिमिडेट मेल या कंफर्मिंग मेल करते हुए कि हमने मेल इम्प्लांट किया या मेल किया या हमने बॉम्ब ब्लास्ट किया। तो इस ढंग के ध्यान रखें। सेम मैट्रिमोनियल के भी ये लॉ गाइडलाइंस आ चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 1 साल तक मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स को 1 साल तक का डाटा प्रिजर्व करना पड़ेगा और लॉग डिटेल्स, उनके पूरे वेयर अबाउट्स, क्रेडेंशियल्स मेंटेन करने जरूरी होंगे। उसके बाद हम सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, बहुत से केसेस ध्यान रखे हैं जहां पर नार्कोटिक्स, सेल ऑफ ड्रग्स यूज हो रहा है, वेपन्स यूज हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ यूज हो रहा है। सेम डार्क वेब जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, डार्क वेब में सबसे ज्यादा सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स का यूसेज हो रहा है। इसके बाद ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट्स हैं, ध्यान रखें हमारे कोई फैमिली मेंबर कहीं कहीं गलती से क्लिक नहीं कर दे, कहीं इन्वॉल्व नहीं हो जाए, क्योंकि आईपी एड्रेस कैच होता है और वो बहुत जल्दी इस सिस्टम में आ जाते हैं और वो ब्लैकमेलर्स हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं हमारे सिटीजन्स को, हमारे नेटिजन्स को, हमारे फैमिली मेंबर्स को कि आपने इसको क्लिक किया था। देन आईपीआर क्राइम्स में कॉपीराइट का भी केसेस बहुत से, पेटेंट वॉयलेशन है, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन वी हैव डिस्कस, सॉफ्टवेयर पायरेसी, सोर्स कोड किसी का ले लेना, टाइपोस्क्वाटिंग वी हैव डिस्कस। इसके बाद साइबर डिफेमेशन, ये बड़ा इशू है। देखिए 66A आईटी एक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्ट्रक डाउन हो गया। लेकिन आज की डेट में बड़ा आसान है किसी को डिसरेप्यूट करना, डिफेम करना, गुडविल लॉस करना। आज के बहुत से केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें उन्होंने सीधा किसी के बारे में डिफेमेटरी कंटेंट अपलोड कर दिया, किसी को प्रोफेशनली डाउन कर दिया। तो ये बड़ा चैलेंज है। इसमें आईटी एक्ट में अभी कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें हम साइबर डिफेमेशन में क्रिमिनल या एक्यूज को बुक कर सकें। टोटली ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, आईपीसी में ही इस केसेस को हम रेफर करते हैं। कॉर्पोरेट साइबर स्मीयर के बहुत से केसेस हैं जहां कंपनीज को डिसरेप्यूट कर रहे हैं, कंपनी के बारे में डिसरेप्यूटेशन कर रहे हैं कि इसका डायरेक्टर इस लेवल का है, इसके यहाँ कंपनी में ये इश्यूज हैं, ये मिसमैनेजमेंट है। तो ये केसेस भी डिफेमेशन के कॉर्पोरेट स्टडीज में बहुत से केसेस हमारे पास आए हैं। अब हैकिंग मेन इशू क्या है, हैकिंग है क्या? हैकिंग मींस अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट टू बाईपास द सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपके किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को अनऑथराइजली बाईपास कर देना। आपने सिस्टम तो सेव किया हुआ, लेकिन हो सकता है वो वल्नरेबल रहा और उसमें पूरे पैचेस नहीं है, वो अभी भी सिस्टम सेफ नहीं है और किसी ने उसमें से वल्नरेबिलिटी मानते हुए उसको हैक कर लिया। तो हमारे पास ब्लैक हैट हैकर्स हैं, व्हाइट हैट हैकर्स हैं, ग्रे हैट हैकर्स हैं। ब्लैक हैट हैकर्स हम बोलते हैं जो मेन क्राइम करते हैं, मेन क्रैकर्स जिनको बोलते हैं, व्हाइट हैट जो मेन हैकर्स इनको बोलते हैं। ये क्रैकर्स, ब्लैक हैट को क्रैकर्स बोलते हैं, व्हाइट हैट को हैकर्स बोलते हैं जनरल वे में। हालांकि हैकर्स क्रैकर्स अब आज की डेट में तो एक ही माना जाता है, क्योंकि अगर वो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, हाँ लॉ एनफोर्समेंट को सेव कर रहे हैं या किसी बैंक के साथ अटैच्ड हैं,
या वीपीटी जिसको बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर करते हैं, वीपीटी टेस्टिंग करते हैं, तो वो व्हाइट हैट है। और ग्रे हैट हैकर जहां मिला जुला है, जहां वो थिन लाइन डिफरेंस है कि वो हैकर्स हैं, क्रैकर्स हैं, सैबोटेज कर रहे हैं, इंटेंशन उनकी क्या है, इस लेवल पे काइंड्स ऑफ हैकर्स में कोड हैकर्स हैं, क्रैकर्स हैं, साइबर पंक्स हैं, फ्रिकर्स हैं, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो आप जब भी फ्री हो गूगल पे सर्च करिएगा, थेफ्ट और इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दिस इंक्लूड्स थेफ्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। बड़ा आसान है आपके सिस्टम को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डाटा ट्रांसफर करना। आपने अपना अनअटेंडेड सिस्टम रखा हुआ है, इट मे बी मोबाइल, इट मे बी योर डेस्कटॉप, इट मे बी योर लैपटॉप, इट मे बी योर आईपैड। अगर उसमें जरा सी वल्नरेबिलिटी रही तो कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन को बाईपास कर सकता है। उसके बाद ईमेल बॉम्बिंग, किसी को इतने ईमेल भेजना जिससे उसका सिस्टम क्रैश हो जाए, हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम IT पढ़ेंगे सेक्शंस में। डाटा डिडलिंग, किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में जाके, कंप्यूटर रिसोर्स में जाके उस डाटा को ऑल्टर करना, डिलीट करना, या इस ढंग से करना जिसकी उससे वैल्यू डिमिनिश हो जाए या उसकी अब वैलिडिटी नहीं रहे, तो इस ढंग के केसेस डाटा डिडलिंग कहते हैं। हम फॉर्जरी वाले केसेस पढ़ते थे, IT एक्ट में डाटा डिडलिंग के केसेस हमारे यहाँ होते हैं। इसके बाद आप सब जानते हैं सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में हम जान रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में कोरोना वायरस है, और हमारे साइबर स्पेस में सबसे बड़ा वायरस आता है। और कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? आर स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड टू इंटरफियर विद कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर जो होता है, वायरस जो होता है, वो इसमें सबसे बड़ा इशू ये है, इसको एक मीडियम चाहिए। सो ए वायरस माइट करप्ट और डिलीट डेटा, or your computer use your email program to spread itself to another computers, or even erase everything on your hard disk. So it can delete, it can alter, it can spread into n number of files into n number of systems. तो वायरस का बड़ा इशू है। जितने भी केसेस हैं, एक सलामी अटैक केस हुआ था, इसमें एक बैंक एम्प्लॉय ने क्या किया था, उसमें अपने सिस्टम में जाके उसने एक कोडिंग चेंज की थी, जिसके बेस पे एक जो राउंड ऑफ मनी होता है, जैसे 99.99, तो 0.1% जो पैसा बचा, वो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर होता था। ऐसे हर व्यक्ति के अकाउंट से थोड़ा थोड़ा पैसा करके उस व्यक्ति के अकाउंट में जा रहा था। तो ये बहुत से केसेस जिसमें उसका मेलवेयर का उपयोग किया गया था सलामी अटैक में। डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, मींस आप ऑथराइज्ड यूजर हैं, जैसे आप इस वक्त हमारे रालसा के सिस्टम को यूज कर रहे हैं, आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, किसी ने इस पर डॉस अटैक कर दिया, यानी आप ऑथराइज्ड यूजर हैं और आप अनेबल हैं उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, लीगली ऑथराइज्ड हैं, और मैंने आपको उस सर्विसेज को डिनाई कर दिया, इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसके बाद ट्रोजन होता है। ट्रोजन वायरस का ही एक पार्ट है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट इसलिए कि इट इज एन अनऑथराइज्ड प्रोग्राम व्हिच फंक्शंस फ्रॉम इनसाइड व्हाट सीम्स टू बी एन ऑथराइज्ड प्रोग्राम, देयरबाय कंसीलिंग व्हाट इज एक्चुअली डूइंग। ये अपने आप को हाइड कर लेता है, ये बड़ा सिस्टमेटिक इसको ऑपरेट करते हैं, जिसके बेस पे जैसे आपने सुना होगा कि आपके फोन में की बातें कोई और सुन रहा है। तो जितने भी रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम हुआ था जयपुर में, यूपी पुलिस का और राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था। तो एग्जाम जब हुआ था तो उससे 2 दिन पहले रेकी किया उन्होंने, जिनके एग्जाम्स थे, जो दो कुछ एस्पिरेंट्स थे जो एक्यूज थे, उन्होंने उस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बात करी, उससे हेल्प ली। उस व्यक्ति ने क्या किया, उन्होंने उस सिस्टम पे, 2 सिस्टम पे जो भी एग्जाम दे रहे थे जो व्यक्ति एक्यूज थे, उन्होंने क्या किया, उस पर रैट डाल दिया, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। अब जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो ऑनलाइन, जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो जो उन दोनों के जो सिस्टम थे जिसमें रिमोट एक्सेस ट्रोजन था, वो इंटरनेट से रिमोटली उन लोगों से कनेक्ट हो गया जो उनके एग्जाम को हेल्प कर रहे थे। तो ये जो ट्रोजन है, जो कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट कर देता है, इंटरसेप्ट करता है, ये बड़े डेंजरस हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। हम IT के सेक्शन समझेंगे जब मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा। इसके बाद की लॉगर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, की लॉगर्स बड़ा डेंजरस है। कोशिश करें वर्चुअल कीबोर्ड यूज करें जब भी आप कहीं विजिट करते हैं। की लॉगर्स एक मेलवेयर सॉर्ट ऑफ होते हैं, मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है, आपके सिस्टम में डाल दिया गया, आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जो भी स्ट्रोक्स हैं वो रिमोटली मेरे पास आ जाएंगे, एग्जैक्टली आपने क्या पासवर्ड डाला, क्या ID है आपका, क्या बैंक डिटेल्स है। इसके बाद आइडेंटिटी के थेफ्ट केसेस आते हैं, जिसमें आपसे फोन पे डिटेल लिया जाता है, आपका आधार कार्ड नंबर लिया जाता है, आपके ID कार्ड्स के डिटेल लिए जाते हैं, आपके बायोमेट्रिक्स तक कॉम्प्रोमाइज होते हैं, कहीं आपका थंब इंप्रेशन ले लिया, तो ये डिटेल ध्यान रखें। वेबसाइट डिफेसमेंट मींस आपकी वेबसाइट को डिफेस कर दिया, जैसे भारत सरकार की बहुत सी वेबसाइट को पाकिस्तान या और हमारे एनिमी कंट्रीज ने इसको डिफेस कर दिया, तो उसको हम वेबसाइट डिफेसमेंट करते हैं। द हैकर यूजुअली रिप्लेसेस द साइट मैटर्स विद हिज ओन मैसेज और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द साइट। या तो वो पूरे के पूरे वेबसाइट को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं या अपना मैसेज उसमें अपलोड कर देते हैं आपके वेब पेज को हटा के। इसके बाद स्पूफिंग बड़ा इशू है। जयपुर का एक बड़ा अच्छा केस था स्पूफिंग में, जिसमें एक व्यक्ति ने पुलिस अफसर का फोन नंबर यूज करते हुए बाकी डाउनलाइन ऑफिसर्स को फोन करा और बहुत से पैसे लिए। अगर आप जब भी फ्री हो तो एंटी करप्शन ब्यूरो का एक बड़ा अच्छा केस है जयपुर का, जिसकी केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जयपुर पुलिस ने अल्टीमेट
जिसे कहते हैं एक्सीलेंट जॉब किया पूरे इंडिया में। मैं उस केस स्टडी को बताता हूँ कि कैसे जयपुर पुलिस ने 7 कंट्रीज के गेटवेज को ट्रैक करते हुए स्पूफिंग कॉल का मेन स्टार्टिंग का जो आईपी एड्रेस है कैसे उन्होंने ट्रैक किया। देखिए स्पूफिंग कॉल जो होता है, जैसे मेरे नंबर को यूज करते हुए आपके पास फोन आया, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, माना रात को 2 बजे मेरे नंबर से आप पे फोन आया, तो आप तो फोन करके 100 नंबर में बोलेंगे या पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि सर ये देखिए निषेध दीक्षित एडवोकेट इन्होंने मुझे रात को धमकी दी है, फोन किया है, और आपके फोन में मेरा नंबर दिख रहा है बिल्कुल। तो अब आप जाएंगे पुलिस को दिखाएंगे, पुलिस भी देखेगी यस सर आपके मोबाइल पे तो इनका नंबर आ रहा है। पुलिस क्या करेगी, मुझसे पूछेगी भैया आपने इनको फोन किया, मैं अपना फोन दिखाऊंगा, नहीं सर मैंने नहीं किया, लेकिन प्रूफ नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ आती है, यहाँ एक स्मार्ट कॉप जो है, हालांकि हमारी राजस्थान पुलिस बहुत स्मार्ट है, उनको सबको अवेयरनेस है, आपको अवेयरनेस करने के लिए बता रहा हूँ। सीडीआर एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। तो सबसे पहले मेरा कॉल डिटेल रिकॉर्ड उसी वक्त निकाला जाएगा बिना मुझसे बात किए हुए। अच्छी पुलिस, अच्छे लोग, अच्छे जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो ओरिजिनेटर है, जैसे मेरा नंबर यूज किया गया तो मेरा सीडीआर निकलवा के चेक करेंगे एग्जैक्टली मैंने फोन किया या नहीं किया। ऑब्वियसली जो कि मैंने फोन नहीं किया तो मेरा सीडीआर में आउटगोइंग नंबर में आपका नंबर नहीं होगा, लेकिन आपके इनकमिंग में नंबर किसका होगा, इंटरनेशनल गेटवे का। तो उसके लिए मोबाइल जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसकी एजेंसीज होती है, वहां पर नोडल ऑफिसर्स होते हैं, वहां कनेक्ट करना पड़ता है कि एग्जैक्टली ये गेटवे कौन सा था, उस गेटवे को क्रैक करना पड़ता है। हालांकि आजकल कुछ ऐसे, मैंने आपसे डिस्कस किया, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स आ चुकी हैं जहां वो 1 घंटे आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिनको क्रैक करना, जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, उनको क्रैक करना आज की तारीख में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। हालांकि हमारी एजेंसीज बहुत स्मार्ट है, कर रहे हैं कोशिश, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपडेट करके यूज कर रहे हैं क्रिमिनल्स। इसके बाद स्टेगनोग्राफी एक बड़ा चैलेंज है। स्टेगनोग्राफी मींस कहते हैं, देखिए एनक्रिप्शन आपने पढ़ा होगा, एनक्रिप्शन मींस होता है कि जहां मैं किसी डाटा को एनक्रिप्ट कर रहा हूं और आपको भेज रहा हूं, उसको प्राइवेट की यूज करके आपके पास पब्लिक की है, उसकी पब्लिक की से आपने उसको डिक्रिप्ट कर दिया। बट इसमें एनक्रिप्शन में ये तो पता है कि मैंने आपको कोई मैसेज भेजा है वो एनक्रिप्टेड है, लेकिन स्टेगनोग्राफी क्या होती है, स्टेगनोग्राफी ऐसी होती है कि जैसे हमारा ग्रुप है, माना हमने आज एक ग्रुप बना दिया, हमारे जितने भी आज मेंबर्स जुड़े हुए हैं, हम सब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया या टेलीग्राम, क्योंकि इसमें कैपेसिटी बड़ी है। तो मैंने अब आपको सुबह सुबह एक फोटोग्राफ भेज दिया और गुड मॉर्निंग का एक मैसेज भेजा, जिसकी एक फोटोग्राफ के साथ गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। आप सब मुस्कुराएंगे, आप वेरी गुड मॉर्निंग का जवाब देंगे, कुछ और स्माइली मैसेज करेंगे, लेकिन मेरे साथ आपके में से कोई एक ऐसा व्यक्ति कनेक्टेड है, जो हम लोग, हमारा एक ग्रुप है, जिनको पता है कि एग्जैक्टली ये मैसेज क्यों आया, तो उनके पास स्टेगनोग्लाइसिस, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि उनके पास उस फोटोग्राफ को वो डिकोड करेंगे कि उस फोटोग्राफ के अंदर मैंने क्या मैसेज भेजा है। दिस इज स्टेगनोग्राफी। एनक्रिप्शन में तो आपको पता है कि ये मैटर मैसेज आया है, लेकिन एनक्रिप्टेड है, लेकिन ये फोटोग्राफ गानों के अंदर MP3 फाइल्स, मैंने आपको सपोज एक गाना भेजा है, पता लगा आप सब गाने सुन रहे हैं, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, पता लगा उस गाने के अंदर एक मैसेज छिपा हुआ है, दिस इज डेंजरस। तो आज की तारीख में क्रिमिनल्स जो हैं वो स्टेगनोग्राफी यूज कर रहे हैं, उनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। माइक्रोडॉट्स है, माइक्रोडॉट्स भी बड़ा चैलेंजिंग है, छोटे छोटे वर्ड्स को इवन फुल स्टॉप को यूज कर रहे हैं वो। जो मेरा एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो ये फुल स्टॉप है, इस फुल स्टॉप को अगर आप जूम करेंगे तो पता लगा उसमें एक मैसेज है। इस लेवल का क्राइम क्रिमिनल्स कर रहे हैं, जिसको एज ए लॉयर हमें समझना पड़ेगा। अगर हम प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं, अगर हम डिफेंस की तरफ से हैं, तो हमें अवेयर होना पड़ेगा एग्जैक्टली किस लेवल के क्राइम है, कैसे कर रहे हैं, उसको कोर्ट में कैसे प्रूव करना है, उसके लिए एविडेंस क्या है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेट किया, क्या डाटा हमें थर्ड पार्टी से मिला। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर फ्रॉड्स का समझते हैं। पहला है बैंकिंग फ्रॉड, हमने डिस्कस किया। बिटकॉइन MLM फ्रॉड्स, बहुत से केसेस बिटकॉइन के केसेस आए हैं कि साहब बिटकॉइन में आप अप्लाई करिए और बिटकॉइन आपका दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये MLM चिट फंड वाले केसेस बहुत से आए हैं। प्राइस चिट फंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट में भी 420 में IPC में मुकदमे दर्ज हुए हैं। फ्रॉड टू गेट गवर्नमेंट बेनिफिट्स, बहुत से लोगों ने गवर्नमेंट बेनिफिट्स, हम सब जानते हैं गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या होती है, सब्सिडी। काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी, बहुत से करेंसी नोट्स के लिए उन्होंने यूज किया। क्रिएशन ऑफ फॉल्स कंपनीज, शेल कंपनीज बनाई हैं, जिसका यूसेज कुछ और है, जब टर्नओवर दिखाने के लिए या ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए किया है। फॉल्स एडवर्टाइजिंग किया है, फॉल्स बिलिंग कर रखे हैं, फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम्स, फ्रेंचाइजी फ्रॉड किए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, मैरिज फ्रॉड हमने डिस्कस किया, टैक्स फ्रॉड्स किए हुए हैं। साइफन करने के लिए इन्होंने इस ढंग के क्राइम किए हैं। अब आता है मेन जो आज की तारीख में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया फ्रॉड्स। तो सोशल मीडिया में सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में अगर हम डिस्कस करें तो सिंपैथी फ्रॉड है कि साहब मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरी फैमिली में ये हो गया है, इस बच्चा बीमार है, ये केसेस बहुत आपके पास आ रहे हैं। और बहुत हम लोग बहुत दयालु हैं, हम कंपैशनेट लोग हैं, इंडियंस बहुत कंपैशनेट होते हैं, दयालु होते हैं, हम बहुत जल्दी इसमें फिशिंग में आ जाते हैं। तो सिंपैथी फ्रॉड ध्यान रखें, किसी को हेल्प करना है तो फिजिकली जाके हेल्प करें, ऑनलाइन बड़ा चैलेंज है। रोमांस फ्रॉड बहुत से केसेस हैं,
बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 70 साल उम्र है और 50-50 लाख रुपए उन्होंने रोमांस फ्रॉड में केस हमारे पास आए। अलवर का केस है, जयपुर में भी 3 केसेस आए हैं जिसमें बहुत से केसेस में ये है। ध्यान रखें, सीनियर सिटीजन बहुत ज्यादा ट्रैप होते हैं। साइबर स्टॉकिंग, गर्ल्स का पीछा करना, उनको मेल करना, मैसेज करना, देन साइबर बुलिंग, बच्चों को हैरेस करना। जितने भी ब्लू व्हेल गेम्स, जितने भी ऐसे केसेस हैं वो साइबर बुलिंग के हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। बैंक ओटीपी, एटीएम हमने डिस्कस किया। तो डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन रिलेटेड अटैक्स, ध्यान रखें जो भी एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर रहे हैं वो इंश्योर करें कि आपने प्रॉपर गेटवे से डाउनलोड किया है, प्रॉपर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। सिम स्वैप केसेस, बहुत ज्यादा केसेस हमारे पास सिम स्वैपिंग के हैं, अलर्ट रहें। एक सबसे बड़ी आदत हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम व्हाट्सएप देखते हैं, हम मैसेज देखना भूल गए हैं। तो प्लीज ध्यान रखें सर, आपका अकाउंट से पैसा निकलेगा तो वो व्हाट्सएप पे नहीं आता, वो मैसेज पे आता है। आपके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। हम आरबीआई गाइडलाइन डिस्कस करेंगे। आरबीआई गाइडलाइन 6 जुलाई 2017 की हिसाब से गाइडलाइन आ चुकी है, जिसमें अगर आपके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं और आपने ओटीपी नहीं दिया है, आपकी लाइबिलिटी नहीं है, तो बैंक 72 आवर्स के अंदर आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है, आपको एक डिस्प्यूट क्लेम फॉर्म भरना है, साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करनी है। अगर आप 72 घंटे के बाद कर जाते हैं तो अलग स्लैब्स हैं, लेकिन अगर आपने खुद ने ओटीपी दिया तो लाइबिलिटी आपकी है। तो प्लीज ध्यान रखें, इंश्योर करें। आपका अगर फोन बंद हो गया है, उसमें से नेटवर्क नहीं आ रहा, तो थोड़ा अलर्ट हो जाएं। हो सकता है अलर्ट आपका नेटवर्क के कारण नहीं हो सकता है वो आपका सिम ही ब्लॉक हो गया है। तो प्लीज ध्यान रखें, ओटीपी फ्रॉड ध्यान रखें, अपने सीनियर सिटीजन फैमिली मेंबर्स को अलर्ट करें। ओटीपी फ्रॉड्स, आज भी ओटीपी, डेली आप पेपर पढ़िए, आज भी लोग ओटीपी दे रहे हैं। बैंक अकाउंट पासवर्ड, बहुत से लोगों के पासवर्ड देखे हैं, अपनी गाड़ी का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली मेंबर नेम, घर का नाम, सबसे ज्यादा वीक पासवर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे जब आगे हम सिक्योरिटी टिप्स डिस्कस करेंगे। हैकिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स ड्यू टू सेम पासवर्ड, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। हमारे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, मल्टीपल डिवाइस हैं और हमने सबका एक पासवर्ड डाल रखा है। अब हैकर को क्या चाहिए, उसको सिंपल अपना ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक करना है, उसको एक डिक्शनरी डालना है और उसको एक एक पासवर्ड अटैक करना है। उसको अगर एक पासवर्ड हिंट भी मिल गया, पासवर्ड मिल गया, वो आपके सारे अकाउंट्स को एक साथ कर देगा। तो प्लीज ध्यान रखें, अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग जितने भी अकाउंट्स हैं, अलग अलग वेबसाइट्स, जहां जहां आप क्लिक करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग रखें। इसका आप हिंट पासवर्ड कहीं रिसीव कर सकते हैं, मोबाइल सिस्टम पे नहीं, कहीं आप रिटर्न में हिंट में रूप में, ये भी नहीं कि पता लगा पूरी कॉपी चली गई। तो प्लीज ध्यान रहे, इंश्योर करें पासवर्ड को। इवन पासवर्ड की जगह हम लोग पास फ्रेज यूज करते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़े केसेस हमारे सामने आते हैं, हम क्योंकि हम सब लीगल फ्रेटर्निटी के हम डिस्कस कर सकते हैं आपस में। बड़ा केस इंपॉर्टेंट है कि क्या थंब इंप्रेशन सेफ है, क्या आपके आइरिस स्कैन जो है वो सेफ है, या आपकी वॉइस सेफ है, या आपका मींस पासवर्ड सेफ है। तो देखा जाए, अगर आप कोई क्रिमिनल को पकड़ के ले गया, पुलिस बैठाया, उससे पूछा भाई बता पासवर्ड, उसने कहा नहीं बताता, उसने थंब इंप्रेशन है, थंब इंप्रेशन लगाया, पता लगा सारा मोबाइल ओपन हो गया, या आईरिस है सामने आ गया, फेस रिकॉग्निशन है खुल गया। तो पासवर्ड उस सेंस में नहीं करा, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत से केसेस पकड़ में आए जिनका अबडक्शन हो गया या कहीं हो गया, या फोन का मिसयूज हुआ है, फोन का अब्यूज हुआ है। आपका अगर पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, सेफ है, तो आपके फोन का मिसयूज नहीं हो सकता, आप सीधा उसको सेफ रख सकते हैं। और रिमोटली सॉफ्टवेयर वाइपिंग टूल्स भी होते हैं, आजकल सब अवेयर हैं। तो ध्यान रखें, डाटा को भी आपको सेव करना है, कैसे आप इरेज कर सकते हैं रिमोटली, आप पुलिस को एफआईआर कराएं, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं अपने फोन को। तो प्लीज ध्यान रखें। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आपके जो फोन है, आप फोन का तो पासवर्ड पास फ्रेज डाल रहे हैं, लेकिन आपको जो सिम कार्ड है, तो प्लीज ध्यान रखें, इंश्योर करें आपके सिम का भी पासवर्ड होना जरूरी है। आपको ध्यान हो, जब हम पुराने जब सिंपल फीचर फोन यूज करते थे तो सिम कार्ड का पुक नंबर हुआ करता था, पिन अनलॉक की। तो प्लीज ध्यान रखें, आपके सभी स्मार्टफोन्स में आपका देखिएगा, उसमें आपके सिम का पासवर्ड का भी सिस्टम होता है। तो प्लीज आप ध्यान रखें। और 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो प्लीज जल्दीबाजी नहीं करिएगा, अपने सर्विस प्रोवाइडर से पहले पुक नंबर लिख के रखिएगा अपने पास, उसके बाद अपना सिम का पासवर्ड डालिएगा। क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट किया, गलती से आपने सिम का पासवर्ड डाला और दोबारा गलत डाल दिया, तो वो आपका उसी वक्त इमीडिएट आपका सिम बंद हो जाएगा और आपको अपने कस्टमर केयर से पुक नंबर लेना पड़ेगा, तभी वो स्टार्ट होगा। तो प्लीज ध्यान रखें, सिम का पासवर्ड रखें और बाकी जगह पास फ्रेज रखें। पास फ्रेज का मतलब होता है लगभग, हालांकि 8 मिनिमम 8 डिजिट बोलते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा रखें तो बहुत सेफ रहेंगे, 10, 12, 18। तो लेकिन अल्फा न्यूमरिक हो, मींस अपर केस, लोअर केस, नंबर और नेम या वर्ड्स में, इनको 4 कॉम्बिनेशन में आप रखें। बहुत टाइम लग जाएगा हैकर्स को उसको क्रैक करने में, अगर आप मोर देन 12, 14 यूज करते हैं पास फ्रेज में। डेबिट कार्ड क्लोनिंग हमने डिस्कस किया। एक बड़ा इशू आता है डेबिट कार्ड क्लोनिंग में, शोल्डर सर्फिंग। बहुत से केसेस हमारे पास आए हैं,
कि कोई व्यक्ति पैसे निकाल रहा है तो वो पीछे खड़ा है, कोई व्यक्ति उन्होंने उसका क्या किया, पिन नंबर देख लिया। अब पिन नंबर देख लिया और उसके बाद उनसे पैसा नहीं निकल रहा है, कोई ओल्ड सिटीजन है, कोई लेडी है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, लाइए मैडम, लाइए अंकल, मैं आपके पैसे निकाल देता हूँ। वो क्या करता है, वो कार्ड ले लेता है और कार्ड को चेंज कर देता है और दूसरा कार्ड दे देता है, कहता है यहाँ पर नहीं चल रहा, दूसरी मशीन चलिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। हम डिस्कस करेंगे सोडा सर्फिंग का आईटी एक्ट में कौन कौन सेक्शन लगते हैं। उसके बाद पॉस मशीन, ध्यान रखिएगा, बहुत से केसेस हमारे पास सोडाला में भी, जयपुर में एक केस है, बहुत से और जगह भी केसेस जहाँ पॉस मशीन का यूज हुआ है, पॉस मशीन का मिसयूज करते हुए डाटा गया है। सिनेमा हॉल्स, मॉल, बॉम्बे में देखिएगा, होटल में 7 वेटर्स को अरेस्ट किया गया बॉम्बे पुलिस ने, जहां उन्होंने मिसयूज किया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का डाटा को। सिनेमा हॉल्स में पकड़े गए हैं बॉम्बे में बहुत से केसेस, ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रखें, कार्ड यूज करिए, प्रीपेड कार्ड आ चुके हैं आजकल, बैंक्स प्रीपेड कार्ड यूज करते हैं, उसकी लिमिट 10,000 15,000 है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने सिंपल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, ध्यान रखें। जनरल सेफ्टी टिप, मैं जो टिप्स हैं मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, वापस आऊंगा दोबारा, हम बाकी पार्ट यूज करते हैं। तो सेफ्टी टिप्स मैं लास्ट में एक साथ लूंगा। पासवर्ड जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, कॉम्बिनेशन यूज करें आप, नेवर शेयर इट विद एनी अदर। You are the creator of your own destiny. Thus, create a complex password that is also easy to remember, thereby safeguarding your online destiny. तो प्लीज ध्यान रखें, पासवर्ड कॉम्प्लेक्स हो लेकिन आपके लिए इजी टू रिमेंबर हो, ये ध्यान हो। इसके बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, हमारे साथ सब फैमिली मेंबर्स हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साइबर बुलिंग, बच्चों को ध्यान रखना है, बच्चों के साथ पीडोफाइलर्स होते हैं, बहुत से लोग बच्चों को टॉर्मेंट करते हैं, ऐसी पोस्ट डालते हैं। बच्चों आजकल सब तरह ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, बच्चे आजकल सब तरह गैजेट यूज कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा एग्जैक्टली उनकी इंटरनेट एक्टिविटीज क्या है, कोई उनको बुलिंग तो नहीं कर रहा। प्रिवेंशन, बच्चों को बोले कि वो शेयर करें हमसे। उसके बाद फोटो एडिटिंग एप्स, बहुत से लोग ब्यूटीफाई करने के लिए फोटो एडिटिंग एप्स यूज कर रहे हैं, जिनमें सब में मेलवेयर्स होते हैं। पता लगा वो हमने डाउनलोड किया और मेलवेयर भी आ गया, तो जो लेडीज हैं, हमारे घर की फैमिली मेंबर्स हैं, उनका कोई कंटेंट है, ट्रांसफर है, सेल्फी मोड है, जितनी भी चीजें हैं, कंटेंट उनका है, वो सारा डाटा उस मेलवेयर के थ्रू रिमोटली ट्रांसफर भी हो जाता है। और इवन जो वो फोटोग्राफ यूज कर रहे हैं, उनका जो ओरिजिनल वर्जन है उसको वो मिसयूज करते हुए एन नंबर ऑफ साइट्स पे उसका अपलोड करके मिसयूज करते हैं। इसके बाद क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट, सबसे बड़ा चैलेंज यही है हमारे ई कॉमर्स में, हम क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। क्लिक मींस आपने सिर्फ क्लिक किया, आई एक्सेप्ट, आई एग्री। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फर्स्ट इज श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया लेकिन आपको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता होती है, दीज आर श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स। ईमेल कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने आपको ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट किया, आपने एक्नॉलेज कर दिया, ईमेल कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट। ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट मींस आपने मेरा वेब पेज जैसे ही ब्राउज किया, इट मींस आप मेरे से एंटर हो गए एग्रीमेंट में। और फोर्थ वन इज क्लिक रैप, मींस आप जो भी वेब पेज एंटर करते हैं, आप उसकी वेबसाइट जितनी भी आपने, ये व्हाट्सएप भी जब डाउनलोड किया होगा तो आपने सिंपल बिना उसकी एग्रीमेंट्स को पढ़े हुए आपने सिंपल उसको आई एक्सेप्ट, आई एग्री किया होगा। ये हम सब जानते हैं, हम कहीं भी टिकट बुक कराते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको आई एक्सेप्ट, आई एग्री, वो आई एक्सेप्ट, आई एग्री को ही हम बोलते हैं क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स। तो प्लीज ध्यान रहे, लुक बिफोर यू लीप एंड सो रीड बिफोर यू ट्रेड, जस्ट बिफोर हिटिंग ऑन द आई एक्सेप्ट और आई एग्री टैब। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज को आप आई एक्सेप्ट, आई एग्री कर रहे हैं, बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास, जिसके पास वो कंपनी है, उसके पास आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कॉपी होगी, आईपी एड्रेस होगा, उसमें लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिकली साइन डॉक्यूमेंट विद आईपी एड्रेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स को ध्यान रखें, एग्रीमेंट साइन करते हुए किस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। मोबाइल रिचार्ज शॉप्स, बहुत से लोग आज भी, आप ध्यान रखें, मोबाइल रिचार्ज शॉप्स में सारा डाटा, उसका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, हम क्या चीज उसको डिटेल दे रहे हैं, ये बड़ा चैलेंज है। प्रीपेड कार्ड्स के साथ सबसे बड़ा इशू है की लॉगर्स, मैंने आप डिस्कस किया, आपके सिस्टम में मेलवेयर डाल दिया, जो आप की स्टोर कर रहे हैं वो डाटा कैप्चर कर रहा है। साइबर स्टॉकिंग, गर्ल्स को पीछा करना, उनको मिसयूज करना, उनको परेशान करना, उनको इन्फॉर्मेशन अपलोड करना, प्रपोज करना। स्पूफिंग बड़ा चैलेंजिंग है, जो हमने डिस्कस किया, स्पूफिंग भी। इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज है कैमरा हैकिंग। तो ध्यान रखें, आपके भी जो मोबाइल कैमरेज हैं, आपके डेस्कटॉप हैं, आपके टीवी कैमराज हैं, उनका भी ध्यान रखें, उनको भी डिसेबल करके रखें, उनके भी साथ भी, क्योंकि अब आजकल सब इंटरनेट एक्टिविटीज है, स्मार्ट टीवीज हैं, स्मार्टफोन्स हैं, इट्स वेरी इजी टू क्लिक ऑन योर कैमरा एनी टाइम रिमोटली। मैं कहीं सिस्टम को यूज कर सकता हूँ, मैंने आपको एक सिंपल पीडीएफ फाइल भेजी, पीडीएफ में उसमें मेलवेयर है, it's we can say it's D by D crime, ड्राइव बाई डाउनलोड क्राइम्स। डी बाई डी क्राइम बहुत डेंजरस है। मैंने आपको जजमेंट भेजा कि सर ये पीडीएफ, आपने कहा अच्छा सर बहुत सा जजमेंट आया, देखते क्या है, पता लगा उस जजमेंट, उस पीडीएफ फाइल के साथ एक डी बाई डी मेलवेयर जुड़ा हुआ है, जैसे ही डाउनलोड करेंगे मेलवेयर आ गया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में, इसलिए मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि वल्नरेबिलिटी बहुत है साइबर स्पेस में, साइबर क्राइम करने के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है क्रिमिनल्स को, कि वो बड़ा इजीली साइबर क्राइम कर सकते हैं, सिर्फ हम
हम अपना सेफगार्ड, अपने आप को सेफ्टी सिक्योरिटी स्मार्टली उसको यूज करते हुए कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए हमारा सिस्टम जिसको मैं यूज कर रहा हूँ उसके फीचर्स क्या हैं। प्लीज 1 या 2 दिन दीजिए, अपने सब सिस्टम्स को समझिए, एग्जैक्टली मैं किस सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, क्या सिस्टम्स हैं। पैचिंग, हर कंपनी हर सॉफ्टवेयर पैचिंग देता है, टाइम बाय टाइम पैचिंग करता है, आप उसको सेव रखें, अपडेटेड ऑटो अपडेट करके रखें ताकि आपका सिस्टम अपडेटेड रहे। उसके बाद होता है वॉरिज्म, प्राइवेसी ब्रीच इज बिगेस्ट कंसर्न विद द एडवेंट ऑफ पिन होल कैमराज। बहुत से केसेस हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, जयपुर में भी एक केस हुआ था, अगर आप देखें तो जहाँ एक बुटीक में और एक जगह पे एक पिन होल कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हिडन कैमरा लगे हुए हैं, तो हमारी फैमिली मेंबर्स के कोई कपड़े चेंज कर रहे हैं या कोई और कंटेंट है, या होटल में हम चेक इन किया, पता लगा फैमिली का पूरा कंटेंट होटल में जो था वो कंटेंट अपलोड हो गया बहुत सी वेबसाइट पॉर्न साइट्स में या ब्लैकमेलिंग में या एक्सटॉर्शन में। बहुत से केसेस एक्सटॉर्शन के हमारे पास आए हैं जिसमें वॉरिज्म को यूज किया। तो ये ध्यान रखें जब भी एंटर हो, बहुत सी ऐसे एप्लीकेशंस अच्छी आ चुकी हैं जिसमें आप हाउ टू ट्रैक हिडन कैमराज आप चेक कर सकते हैं। अवेयर रहें कि पता लगा आप इनोसेंटली आपका कोई कंटेंट कोई आदमी आपका यूज कर रहा है, आपके सिस्टम को हैक करके यूज कर रहा है, या आप जिस एटमॉस्फेयर जिस रूम में है वहां कोई हिडन कैमरा लगा हुआ है। देन प्रोफाइल हैकिंग, इट्स वेरी इजी टू हैक योर प्रोफाइल। आपके प्रोफाइल को मिसयूज करते हुए सोशल, प्लीज ध्यान रखें हर चीज को अपलोड नहीं करें, पब्लिकली अवेलेबल कंटेंट नहीं रखें, प्राइवेटली रखें उसको। पब्लिकली डोमेन में जो अवेलेबल है उसका मिसयूज ही होना है सर, मान के रखिएगा। तो प्लीज ध्यान रखें। पिक्चर मॉर्फिंग, बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहां आपकी पिक्चर मॉर्फ करके चेंज करके अलग करके उसको फिर आपको एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, और फिर आप बाद में बर्डन आप पे आ गया प्रूव करने के लिए कि एक्जैक्टली ये कंटेंट आपका नहीं है, आप डिनाई करते रहेंगे लेकिन वो कंटेंट आपका ही माना जाएगा क्योंकि उसमें बहुत ट्रिक फोटोग्राफी मॉर्फिंग करते हुए यूज किया गया है। तो प्लीज ध्यान रखें, अनटिल अनलेस आप सारी फोटोग्राफ ज्यादा अपलोड नहीं करें, फैमिली फोटोग्राफ्स नहीं अपलोड करें, आप सारी इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं। ध्यान रखें सोशल मीडिया वेबसाइट्स में डाटा माइनिंग होती है, क्रिमिनल्स को डाटा चाहिए, सब जगह डाटा माइनिंग हो रहा है, सब डाटा चेक कर रहे हैं, एक्टिविटीज सोशल प्रोफाइलिंग हो रही है। ध्यान रखें ऑनलाइन गेम्स, बहुत अवेयर हैं बच्चे, छोटे बच्चे, चाहे ब्लू व्हेल हो, चाहे आपके बहुत से केसेस हैं पबजी, बहुत से केसेस हैं, तो बच्चों को ध्यान रखें, फैमिली मेंबर्स को ध्यान रखें, सीनियर सिटीजन को ध्यान रखें। जॉब कॉल लेटर्स, बहुत से लेटर्स आ गए, पता लगा अब इस दौरान कोविड में भी बहुत से केसेस ऐसे आ रहे हैं जॉब कॉल लेटर आए, कोई बात नहीं आपको 3 महीने के बाद बढ़ा देंगे, आप ऐसा करें, ये इंश्योर करते हैं कि आपकी जो जॉब है सिक्योर्ड है, लेकिन हम आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है इसको अपडेट कर रहे हैं तो आप इसमें चेंज कर दीजिए। ये बहुत इश्यूज है। डीप फेक्स, मैं जो बोल रहा हूँ मेरा रिकॉर्डिंग हो गया कंटेंट, पता लगा मेरे कंटेंट मेरी आवाज को चेंज करके सेम मेरे फीचर्स को यूज करते हुए डीप फेक्स, इसको बोलते हैं सिंथेटिक ऑडियो, सिंथेटिक वीडियो। बहुत से स्टेट हेड्स जितने भी इंटरनेशनल स्टेट हेड्स जितने भी हैं उनके सबके जितने भी कंटेंट्स हैं उनके डीप फेक्स आ चुके हैं। एक आप कभी भी फ्री हो तो ध्यान रखिएगा, एक सिंथेटिक ऑडियो यूज हुआ है सबसे पहले जर्मनी के एक एमडी का फोन नंबर, फोन से यूज हुआ, उसकी आवाज को सेम आवाज जो बोलते हैं एग्जैक्टली सेम वॉइस का मिसयूज किया और मनी ट्रांसफर हुआ, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे रिकॉर्ड से मेरे कुछ कंटेंट वर्ड्स जो हैं, जैसे मैंने कहा मैं बैंक गया एटीएम से पैसे निकाले, तो एटीएम बैंक वो सब रिकॉर्ड हुआ। मैंने बोला मेरी इंडिगो फ्लाइट है, बहुत विस्फोटक बातें करते हो, बॉम्ब मत फोड़ो बच्चों यहाँ पर लग जाएगी, तो बॉम्ब मेरा ले लिया, विस्फोटक ले लिया, इंडिगो ले लिया, इसका एक स्क्रिप्ट बना दिया। तो आप समझ सकते हैं किस ढंग से सिंथेटिक ऑडियो वीडियो का मिसयूज हो रहा है, जिसको सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो वो मैच ही करेगा क्योंकि मेरी आवाज है। तो ये फॉरेंसिक के लिए एफएसएल के लिए आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। तो प्लीज हर चीज को अवेलेबल मत करें, हर चीज को रेडिली अवेलेबल नहीं करें साइबर स्पेस में। आपकी सब प्रोफाइलिंग हो रही है, बच्चों की सारी प्रोफाइलिंग हो रही है, लाइक्स डिसलाइक्स मेंटेन हो रहे हैं। आने वाले समय में मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, मशीन आपके हिसाब से अडॉप्ट हो चुकी है। आप खुद देखिएगा, आप कुछ टाइप करते हैं, इवन आप अगर आईफोन या कोई यूज कर रहे हैं, अगर आप डेली किसी को किसी भगवान की फोटो भेजते हैं, जैसी आप डेली भेजते हैं, अगर आप भेजने की जैसी फॉरवर्ड करेंगे, जैसी आप लिस्ट में जाएंगे तो पहला नंबर उन दोनों तीनों का ही आएगा जिसको आप डेली भेजते हैं। तो मशीन लर्न कर रही है आपकी एक्टिविटीज को, आपकी आने वाले समय में वो मशीन्स आने वाली हैं जो आपकी एक्टिविटीज को लर्न करके बनाई जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं कि आप कंप्लीटली हम सरेंडर होने वाले हैं। हम सबसे पहले कैलकुलेटर को सरेंडर हुए थे, धीरे धीरे हम टोटली सरेंडर हो चुके हैं। तो प्लीज ध्यान रखें, मिनिमाइज करें अपनी एक्टिविटीज को, कंट्रोल करें सिस्टम्स को और अपने एनवायरनमेंट को। ध्यान रखें एक बहुत बड़ा मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो एक मिनेस है। मिनेस मींस चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एक क्वेश्चन मेरे पास मैडम का भी आया था,
जिसमें पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का है, हालांकि हम आईटी एक्ट में डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट कर दूंगा मैं आईटी एक्ट की। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ध्यान रखें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर किसी ने ब्राउज भी कर लिया, अगर वो सिस्टम में बैठा है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी टाइप भी किया, या छोटे बच्चे का वुमेन गर्ल इन स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल गर्ल गोइंग गर्ल सेक्स, इस ढंग का कोई भी कंटेंट अगर टाइप भी कर लिया, तो सर ध्यान रखें, एक टिप लाइन एमएचए की है, वर्ल्ड वाइड मॉरल पेट्रोलिंग चल रही है। मेरे पास बहुत से केसेस हैं, देहरादून में, जयपुर में भी आ गए हैं, दिल्ली में भी हैं, जिसमें बहुत से केसेस में ये हुआ है जिन्होंने चाइल्ड पोर्न कंटेंट अपलोड डाउनलोड किया है, सीधा उनका आईपी एड्रेस कैच हुआ है। आईपी एड्रेस कैच करके इंटरनेशनल एक मिसिंग चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट एमएचए को देती है, एनसीआरबी के थ्रू वो डाटा आता है स्टेट पुलिस के पास, स्टेट पुलिस के पास वो सीडी आती है जिसमें पूरा डिटेल होता है, और सीधा स्टेट पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट करता है जिसके आईपी एड्रेस और कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म से आईपी एड्रेस से डाटा मिलता है, ये व्यक्ति था जिसने इस कंटेंट को यूज किया, जिसके घर का आईपी एड्रेस यूज हुआ है। अब आप समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब यूज कर रहे हैं, लेकिन जिसके घर का आईपी एड्रेस, समझ रहे हैं, किसी के घर का आईपी एड्रेस यूज हुआ, यानी जिसके नाम से कनेक्शन है। अब हो सकता है उसके सिस्टम को किसी ने हैक कर रखा है, या किसी ने, उसने अपना हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है और पड़ोसी या किसी और व्यक्ति, किसी फ्रेंड या किसी को हॉटस्पॉट शेयर कर रखा है या पासवर्ड शेयर कर रखा है। हो सकता है वो आपके घर के आसपास खड़ा है और उसने आपका हॉटस्पॉट को ऑन किया और उसने चाइल्ड पोर्न कंटेंट एक्सेस किया, लेकिन आईपी एड्रेस किसका जाएगा? आपका जाएगा सर। और सोशल मीडिया इंटेलिजेंस सबको सबसे पहले किसको पकड़ेगी? जिसका आईपी एड्रेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योर करके रखें। चाइल्ड पोर्न कंटेंट किसी ने ब्राउज भी कर लिया तो ऑफेंस है। मैक्सिमम केसेस आज की तारीख में अगर आप देखें तो बॉम्बे में, दिल्ली में, देहरादून में, जयपुर में बहुत जगह केसेस फाइल हो चुके हैं। तो प्लीज अलर्ट रहें, लोगों को अलर्ट करें, आपके सिस्टम को सेफ रखें, राउटर का सेफ रखें, मैक एड्रेस सेफ रखें, मशीन्स कौन सी अटैच है आपके वाईफाई से, राउटर से, उनको इंश्योर करें, कितने लोग आपसे कनेक्टेड हैं हॉटस्पॉट में वो इंश्योर करें, कौन सी एक्टिविटीज हैं, चाइल्ड कंटेंट लॉकिंग, पेरेंटल लॉकिंग, बहुत से सिस्टम्स आते हैं, एंटी चाइल्ड पोर्न कंटेंट सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो प्लीज ध्यान रखें, इन एक्टिविटीज को हम लोग ही रोक सकते हैं जब इस मिनेस को। इसके बाद जो भी कंटेंट है हम डिस्कस करेंगे आईटी एक्ट में। पॉक्सो भी अमेंड हो चुका है, आप जानते हैं, कोई भी कंटेंट है, कोई भी कंटेंट, ऑब्ससीन कंटेंट किसी ने भेज दिया, पॉर्न कंटेंट भेज दिया, चाइल्ड पॉर्न कंटेंट भेज दिया, ये हम आईटी एक्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब एक वर्ड आता है सोशल ट्रोलिंग। ये बड़ा अपने आप में एक इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस अपलोड करना। पहले लोगों को 15 दिन लग जाते थे किसी लेटर का जवाब देने में, अब हम क्या करते हैं, इंस्टेंट जवाब देते हैं। किसी ने कोई जवाब दिया, उससे पहले मतलब मैसेज किया, उसका जवाब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गुस्से में। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है कि हम सोशल मीडिया में किस लेवल पे बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल करके नहीं बैठे हैं। तो प्लीज, बहुत से केसेस इसी बात पे आ गए कि सर सॉरी, गलती होगी, मैंने अपलोड किया, गलती करी, मैंने मैसेज का रिप्लाई कर दिया, गलती कर दी, मैंने स्पैम कर दिया। गलती नहीं है ये मैटर को कि आपकी यहाँ पर कोई मेंशनिया वर्ड नहीं है, सिर्फ कंटेंट को अपलोड करना ही अपने आप में ऑफेंस है। बहुत से सेक्शंस आईटी एक्ट में है जहां पर मेंशनिया वर्ड नहीं है, सिंपल ऑब्ससीन कंटेंट ट्रांसमिट या पब्लिश करना ही ऑफेंस है। इसके बाद कोविड, अभी जो सोशल मीडिया केसेस हैं, जो हेट स्पीच आप देख रहे हैं 153A में है, केसेस बहुत से हैं, 188 में आ रहे हैं, पेंडेमिक में आ रहे हैं, र्यूमर्स में आ रहे हैं, डिफेमेशन लोग कर रहे हैं एक दूसरे का, डिसोबे ऑफ पब्लिक ऑर्डर, बहुत से केसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि आप मत करें इस कंटेंट को अपलोड, र्यूमर्स नहीं करें। तो ये बहुत से केसेस हैं जो आज की तारीख में हमारे यहाँ आईटी एक्ट में और आईपीसी में और कन्वेंशनल एक्ट में दर्ज हो रहे हैं मुकदमे। अब हमारा मेन आता है कि हम इसको कैसे करें, कि हमारे पास रेमेडीज क्या हैं। तो रेमेडीज में जैसे मैंने आपको बताया 6 जुलाई 2017 की आरबीआई गाइडलाइन है, हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं तो हम बैंक के पास जाएं, बैंक को डीसीएफ फॉर्म भरें, उसको बताएं कि मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए विद इन 72 आवर्स और पुलिस को एफआईआर करें। बाकी कोई भी साइबर क्राइम होता है तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमएचए का एक बहुत बड़ा उन्होंने इनिशिएटिव उठाया कि एमएचए ने 30 अगस्त 2019 से cybercrime.gov.in सभी साइबर क्राइम्स के लिए एप्लीकेबल कर दिया। उससे पहले गैंगरेप, ऑब्ससीन या पॉर्न कंटेंट, चाइल्ड पॉर्न कंटेंट के लिए अवेलेबल था ये विंडो। अब cybercrime.gov.in कोई भी वेबसाइट, कोई भी क्राइम कहीं भी किसी के साथ हुआ है पूरे इंडिया में, तो वो कहीं भी बैठा हुआ अपना सिंपल cybercrime.gov.in एमएचए वेबसाइट पे लॉगिन करे, अपना लॉगिन पासवर्ड बनाए, अपना कंटेंट जो भी उसके साथ हुआ है, कोई इंटिमिडेशन है, ऑब्ससीन कंटेंट है, उसका यूआरएल स्क्रीनशॉट वो अपलोड करे, उनको अपडेट होगा, उन कंसर्न जुरिसडिक्शन पे वो ट्रांसफर होगी, वो एफआईआर नहीं, वो कंप्लेंट है, फिर आपके पास मेल आएगा, आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को। तो प्लीज ध्यान रखें, cybercrime.gov.in, लोगों को अवेयर करें, विक्टिम्स को अवेयर करें, क्लाइंट्स को अवेयर करें, और खुद भी एज ए सिटीजन, एज ए नेटिजन, जो इंटरनेट यूज करते हैं सिटीजन, उसको नेटिजन बोलते हैं, तो एज ए नेटिजन आप अवेयर रहें। सिविल केसेस
तो आईटी एक्ट में सिविल केसेस भी होते हैं, क्रिमिनल केसेस भी होते हैं। तो आईटी एजुकेशन प्रोसेस हम सेक्शन 43 पढ़ेंगे अभी, जिसमें आईटी एजुकेशन आईटी सेक्रेटरी स्टेट के होते हैं, उनके पास पावर है 5 करोड़ तक का, आईटी सेक्रेटरी के पास पावर है 5 करोड़ के ऊपर। हमारे यहाँ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास ही सिविल केस कर सकते हैं। 5 करोड़ तक कोई केस हम आईटी एक्ट में सिविल केस सिविल कोर्ट्स में फाइल नहीं कर सकते, 5 करोड़ के ऊपर ही फाइल कर सकते हैं। बाकी हम कंज्यूमर केस फाइल कर सकते हैं अगर कोई टेलीकॉम कंपनी या बैंक ने हमारे साथ कोई ब्रीच किया है। बाकी क्रिमिनल केसेस में कंप्लेंट, एफआईआर हम सब जानते हैं, हम इन दोनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। रिगार्डिंग आईटी एक्ट अब हम डिस्कस करते हैं। आईटी एक्ट अभी तक हमने पार्ट पढ़ा, साइबर क्राइम क्या होते हैं, साइबर स्पेस क्या होती है, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगेंस्ट कंट्री, अगेंस्ट नेशन, देन अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्या क्या मीनेस है, क्या इश्यूज हैं, कैसे सेफ हो सकते हैं, क्या सिक्योरिटी टिप्स होनी चाहिए, क्या हम सोशल मीडिया में क्या चीज नहीं करें इस ढंग से। लेकिन हमारे लिए लॉ क्या है, तो अगर हम लॉ पे जाएं तो हमारा आईटी एक्ट बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्टेड लॉ था। इंडिया 12th नेशन था पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक रूल रेगुलेशन था जिसके बेस पे जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन सबको अपने कंट्री में एक लॉ बनाना था रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉर्ट ऑफ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव आईटी एक्ट का इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को प्रमोट करना था, और लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स था कि कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, हम पेपर साइन करते हैं, मैंने साइन किया, आपने साइन किया, नोटराइज करा दिया, हो गया एग्जीक्यूट, बट व्हाट अबाउट द लीगल एंटिटी, लीगल अथॉरिटी ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरली, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योर डॉक्यूमेंट है, क्या वो ऑथेंटिकेट है, क्या उसमें डिजिटल सिग्नेचर यूज हुए, क्या उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज हुए, तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए तो 3 पार्ट थे, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो ये हमारा आईटी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था जब हमारा आईटी एक्ट 2000 में आया था। लेकिन आप जानते हैं इतने हमारे साइबर अटैक जो हुआ था, इतने साइबर क्राइम्स हुए 2007 से 2008, और मुंबई अटैक के नियर अबाउट 40-50 डेज में आईटी एक्ट को अमेंड करना पड़ा, क्योंकि साइबर टेररिज्म बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कंट्री के साथ। तो आईटी एक्ट 2008 17 अक्टूबर 2000 में आईटी एक्ट आया, हमारे यहाँ लागू हुआ। 27 अक्टूबर 2009 से आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008 एप्लीकेबल है। पहला फोकस डेटा प्राइवेसी में था, जो अमेंडमेंट एक्ट 2008 आया, डेटा प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे फोकस था। साइबर कैफे के रूल्स बनाए गए, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी न्यूट्रल बनाए गए। अब एक वर्ड आता है डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, दोनों क्या सेम है या अलग है? देखिए 2008 से पहले जब आईटी एक्ट था, जो मेन आईटी एक्ट था, उसमें एक वर्ड था डिजिटल सिग्नेचर, और जब आईटी एक्ट 2008 अमेंडमेंट हुआ तो एक वर्ड, मेन अम्ब्रेला वर्ड कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, उसका एक पार्ट कर दिया गया डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक अम्ब्रेला जीनस वर्ड है, स्पीशी उसका एक डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, कंट्रोलर होता है, उसके अंडर में हमारे इंडिया में 9 सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं, निक्सी है, ई मुद्रा है, इवन इंडियन एयरफोर्स को भी दे दिया गया है पावर, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सकता है। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उन्हीं को हम डिजिटल सिग्नेचर यूज बोलते हैं, जिसमें प्राइवेट की होती है, पब्लिक की होती है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बाकी सिग्नेचर्स आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, जैसे डेबिट कार्ड का पिन, आपके याहू जीमेल का पासवर्ड, आपके क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं, राइट सर। उसके बाद आईटी एक्ट में कंपनीज है, इंटरमीडियरीज है, बढ़ा दीजिए, टाइम बढ़ा दीजिए, हाँ बढ़ा दीजिए, थैंक यू। देन सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, देन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर टेररिज्म को इंक्लूड किया गया, और इंस्पेक्टर मीन नॉट बिलो द इंस्पेक्टर शैल इन्वेस्टिगेट आईटी एक्ट मैटर्स। 2008 से पहले आईटी एक्ट में डीवाईएसपी साहब के पास पावर थी, लेकिन आईटी एक्ट 2008 अमेंडमेंट के बाद आज की डेट में इंस्पेक्टर या उनसे ऊपर के अधिकारी ही आईटी एक्ट के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर्स नहीं कर सकते। तो ये है। अब आईटी एक्ट में 2 पार्ट हैं, साइबर कॉन्ट्रावेंशंस भी आईटी एक्ट में है और साइबर ऑफेंसेस भी हैं। तो साइबर कॉन्ट्रावेंशंस जो सेक्शन 43 बोलते हैं, हम इसको साइबर टॉर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पेनल्टी डैमेजेस मिलते हैं, हम इस पर कंपनसेशन लेते हैं, 5 करोड़ तक का कंपनसेशन लेते हैं। इसको जनरल समझने के लिए, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, हमें इसको कवर करना है। इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर और एनी अदर पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क, तो कोई भी व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का इंचार्ज है या ओनर है, उसकी परमिशन के बिना किसी व्यक्ति ने उस कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को या तो एक्सेस कर लिया या उसको हैक कर लिया, इसको ही हम सेक्शन 43 ए को ही हैकिंग का सेक्शन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति ने बिना उसकी परमिशन के या तो वर्चुअली हैक कर लिया या फिजिकली उसको एक्सेस कर लिया बिना उसकी परमिशन के, इसको अनऑथराइज एक्सेस कहते हैं 43 ए। इसके बाद आता है सेक्शन 43 बी, किसी व्यक्ति ने बिना ओनर इंचार्ज की परमिशन के कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को डाउनलोड डाटा उसमें लाइक पेन ड्राइव डाल दिया, माना मींस मिस्टर एक्स आए मेरे सिस्टम को मेरी परमिशन के बिना एक्सेस कर लिया, यानी 43 ए हो गया। मिस्टर एक्स ने क्या किया, मेरे सिस्टम में पेन ड्राइव डाला और डाटा कॉपी करके निकाल लिया, या ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफर कर लिया, इसको बोलते हैं सेक्शन 43 बी। इसके बाद
माना मिस्टर एक्स ने क्या किया, मेरे सिस्टम में इंसर्ट किया जैसे ही पेनड्राइव, उस पेनड्राइव से मेरे सिस्टम में क्या आ गए, वायरस, दैट इज 43C। या उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा, जैसे ही मैंने उस लिंक को क्लिक किया, दैट इज 43C, यानी इंट्रोड्यूस और कॉजेज टू इंट्रोड्यूस यानी कंप्यूटर कॉन्टामिनेंट। तो ए था अनऑथराइज्ड एक्सेस, बी में डाटा की चोरी कर ली, तीसरे में वायरस अटैक किया, चौथे में डाटा को डैमेज कर देना, यानी डैमेज और कॉस्ट टू बी डैमेज, यानी कंप्यूटर सिस्टम, यानी किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क पे जाके उसको डैमेज कर देना। फिर आता है डिसरप्शन, ई, डिसरप्ट और कॉज डिसरप्शन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क। तो किसी व्यक्ति ने मेरे सिस्टम पर जाके मेरे सिस्टम को रिमोटली या फिजिकली डिसरप्ट कर दिया, टेम्परेरीली मेरे सिस्टम को रोक देना, रुकावट उत्पन्न करना, दैट इज 43E। जैसे हम सदोष अवरोध, सदोष परिरोध की बात करते हैं तो इट्स लाइक मींस सदोष अवरोध सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं इसको हम, और इसको हम सदोष परिरोध बोल सकते हैं। परमानेंटली किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को अनऑथराइजली एक्सेस करके रोक देना ताकि लेजिटिमेट व्यक्ति उसको यूज नहीं कर सके, जो हमने डिस्कस किया था डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो ए था अनऑथराइज्ड एक्सेस, बी डाटा की चोरी, सी वायरस, डी डैमेज, ई डिसरप्शन करना, एफ डॉस अटैक। जी आता है किसी व्यक्ति ने प्रोवाइड एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रूल्स रेगुलेशन मेड अंडर हियर अंडर। तो कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को असिस्ट करता है, आइए सिस्टम को एक्सेस करिए। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस का एग्जाम, जिस व्यक्ति ने एग्जामिनेशन में किसी और व्यक्ति को हेल्प किया, आइए सिस्टम को एक्सेस करिए, और उसने रेड डाला, तो जिस व्यक्ति ने उस सिस्टम में रेड डाला था किसी और व्यक्ति को अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए, उस व्यक्ति की लायबिलिटी 43G में है। तो कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति को अबैट करता है किसी और सिस्टम को अनऑथराइजली एक्सेस करने के लिए। एच आता है चार्जेस द सर्विस अवेल्ड बाय ए पर्सन टू द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन बाय टैंपरिंग विद और मैनिपुलेटिंग एनी कंप्यूटर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क। यानी किसी सिस्टम पर जाके उसके सिस्टम को, जब मतलब मैं आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा हूँ आपकी परमिशन के बिना, आपके वाईफाई को मैंने हैक किया और आपके इंटरनेट टाइम को यूज कर रहा हूँ, तो इट मींस मैं कहां बुक हो सकता हूँ 43A, क्योंकि मैंने आपके सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस किया यानी हैक किया, उसके बाद मैं आपके डाटा को भी यूज कर रहा हूँ, यानी 2 GB पर डे आपका है, मैंने आपके सिस्टम को हैक किया, मैं आपके घर के आगे खड़ा हुआ गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने आपके सिस्टम को हैक कर लिया, 43A हो गया। मैंने क्या किया, आपके सिस्टम को हैक करके आपके डाटा का भी यूज कर रहा हूँ, तो 43H भी हो गया। इसके बाद आई आता है डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना, ऑल्टर करना कोई इंफॉर्मेशन जो किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में है। कोई किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में गया और उसके डाटा को चेंज कर दिया जिससे उसकी वैल्यू खत्म हो गई या उसकी उपयोगिता ही खत्म हो गई, दिस वी से डाटा डिलीट बोलते हैं इसको। देन वी आर ठीक है, कर दीजिए, देन कर दीजिए, जस्ट 1 मिनट ब्रेक होगा ना ये, ओके होगा नहीं। स्क्रीन यस। लास्ट सबसेक्शन आता है जे, स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर और कॉजेज एनी पर्सन टू स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय। किसी व्यक्ति ने मेरा सोर्स कोड ही चुरा लिया तो उसको हम कहां बुक कर सकते हैं, सेक्शन 43J में। तो ये ABCDEFGHIJ पढ़े, इसमें अगर मेरी 5 करोड़ का नुकसान होता है तो मैं IT सेक्रेटरी के पास जाऊंगा, और 5 करोड़ से ऊपर जाऊंगा तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाऊंगा, और उसके ऊपर दिल्ली में TD सेट में, और TD सेट के बाद वापस हाई कोर्ट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद एक सबसे बड़ा जो ITET के सेक्शंस हैं, इसको हम जल्दी कर लेते हैं टाइम में, क्योंकि टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में जाके किसी सिस्टम को ऑल्टर करना, छेड़ना, डिलीट करना, जो कि सरकार ने या गवर्नमेंट ने या लॉ ने क्या रखा है कि उस सिस्टम को आप चेंज नहीं करेंगे। जैसे IMI नंबर चेंज कर देते हैं बहुत से लोग। तो पहले एक केस हुआ था सैयद असफुद्दीन का केस, जिसमें IMI नंबर, ESN नंबर चेंज कर दिया था। तो उस केसेस में जो भी व्यक्ति किसी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट को, जहां लॉ ने क्या रखा है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसने चेंज किया तो सेक्शन 65 में हम उसको कवर करते हैं। सेक्शन 66 जो हमने सेक्शन 43 ABCDEFGHIJ पढ़े, इसमें सिविल केसेस भी होते हैं, और यही केसेस किसी व्यक्ति ने अगर बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक कर दिए, तो सेक्शन 43 ABCDEFGHIJ किसी व्यक्ति ने अगर बेईमानी पूर्वक, कपट पूर्वक किए, तो वो सेक्शन 66 में क्रिमिनल ऑफेंस यानी साइबर ऑफेंस में बुक होगा। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 66 किसके साथ रिलेटेड है, 43 ABCDEFGHIJ। कोई भी व्यक्ति मेरे सिस्टम को डाटा चुरा के किसी और व्यक्ति को देता है, तो जिस व्यक्ति ने उस डाटा को प्राप्त किया है बेईमानी पूर्वक, तो जो 511 IPC की तरह है वही ITET के सेक्शन 66B के सेक्शन है। इसके बाद सेक्शन 66C आता है
किसी ने मेरे डाटा आइडेंटिटी थेफ्ट कर लिया, मेरा पासवर्ड यूज कर लिया, मेरा आईडी यूज कर लिया, मेरा यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर बायोमेट्रिक यूज कर लिए, मेरा पासवर्ड, मेरा एटीएम पिन यूज कर लिया, तो हम उसको 66C में बुक करते हैं। किसी व्यक्ति ने आपको फोन करके डाटा मीन्स यूज करके, कंप्यूटर रिसोर्स यूज करके, इम्पर्सोनेट करके, बैंक मैनेजर बन के आपसे कोई जानकारी ले ली और आपका कोई चीटिंग कर ली, इम्पर्सोनेट करके आपका लॉस हो गया, तो हम उसको 66D में करते हैं। कोई व्यक्ति किसी के प्राइवेट पार्ट्स को, कोई लड़का या लड़की या लड़के या लड़की दोनों एक दूसरे का, कोई व्यक्ति बिना उसकी कंसेंट के प्राइवेट पार्ट्स का रिकॉर्डिंग कर लेता है, तो 66E में उसको हम बुक करते हैं। आईपीसी 354C में एक मेल की लाइबिलिटी आती है, यहाँ पर बहुत की लाइबिलिटी आ सकती है, लड़की ने लड़के की अगर रिकॉर्डिंग की है तो लड़की की लाइबिलिटी आ सकती है। साइबर टेररिज्म, कोई व्यक्ति अगर अनऑथराइज एक्सेस करके, डॉस अटैक करके या वायरस अटैक करके देश की सुरक्षा पे खतरा है, या लोगों के मध्य में कोई धार्मिक उन्माद या किसी ढंग का टेरर करता है, लेकिन कैसे डॉस अटैक करके या साइबर या अनऑथराइज एक्सेस करके, तो इसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट सजा है, सेशन ट्रायल है इसमें। कोई व्यक्ति ऑब्सीन कंटेंट भेजता है तो सेक्शन 67 है, बेलेबल है। कोई व्यक्ति अगर पॉर्न कंटेंट बेचता है तो नॉन बेलेबल है, 67A है। कोई व्यक्ति चाइल्ड पॉर्न कंटेंट बेचता है, 67B नॉन बेलेबल है। रीड विद पॉक्सो सेक्शन 15 1 2 3 ध्यान रखें। इसके बाद सरकार के पास कानून की प्रावधान है कि वो 67C में डाटा को प्रिजर्व करने के प्रावधान बना सकती है। सरकार के पास पावर है कि वो आपके डाटा को इंटरसेप्ट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है। सेक्शन 69 में किसी कंटेंट को ब्लॉक कराना है, आप इंजंक्शन सूट भी फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, और पुलिस के पास भी जा सकते हैं, और पुलिस सक्षम अधिकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको बोल के उस कंटेंट को ब्लॉक करा सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। आपके ट्रैफिक डाटा सिक्योरिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। प्रोटेक्टेड सिस्टम के लिए हमारे यहाँ कानून बना रखे हैं, सेक्शन 70। सेक्शन 71 में कोई आपके सिस्टम का, आपके डिजिटल सिग्नेचर का मिसयूज कर रहा है तो सेक्शन 71 में, 73 और 74, 71, 73, 74 में वो सेक्शंस आते हैं जिसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर का मिसयूज हुआ है। कोई आपके डाटा को ब्रीच कर रहा है, आपके पास अथॉरिटी थी, मैंने आपके डाटा को ऑथराइजली एक्सेस किया, मैं आ गया आपके सिस्टम को एक्सेस किया, आपने परमिशन दी है, लेकिन मैंने किसी और को डाटा दे दिया, तो 72 में कवर होता है। 72 एक कोई टेलीकॉम कंपनी है या बैंक है, उसने आपका डाटा को किसी को डिस्क्लोज कर दिया, तो आप 72A में उस कंपनी को ब्लॉक एक्यूज बना सकते हैं। और उसके बाद 75 कोई भी ये हमारा जुरिडिक्शन है। देखिए आईटी एक्ट पूरे इंडिया पे लागू है, पूरे वर्ल्ड पे लागू है, लेकिन कब, जब कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क इंडिया में होना चाहिए, यानी पूरे इंडिया पे तो एप्लीकेबल है, और वर्ल्ड पर जब एप्लीकेबल होगा जब किसी कंप्यूटर, कब इंडिया के बाहर, जब इंडिया में कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क होना चाहिए। 3 साल तक ये सारे आईटी एक्ट के मैटर्स बेलेबल हैं, 3 के ऊपर नॉन बेलेबल हैं। 3 साल तक के सारे आईटी एक्ट का ऑफेंस कंपाउंडेबल है, 3 से ऊपर के नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन वुमेन, माइनर और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री अगर कोई केस है तो वो कंपाउंडेबल नहीं है। उसके बाद आपके मेन सेक्शंस 85 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस बाय कंपनीज, कहीं भी कोई कंपनी इन्वॉल्व होती है तो हम उस कंपनी को पहले बुक करेंगे। कंपनी कैन नॉट बी सेंट टू जेल बट फाइन कैन बी इम्पोज्ड अगेंस्ट कंपनी, तो ध्यान रखिएगा। जैसे एनआई एक्ट की 144(1) में सेक्शन में दिया हुआ है, ऐसे आईटी एक्ट में दिया हुआ है, पहले कंपनी को बुक करिएगा, कंपनी के बाद जो भी कोई एक्यूज है, एमडी है या सीटीओ सीएफओ है, उसको हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था, कम टाइम था, 5:30 तक का कवर करना था। अब हम कुछ आपका क्वेश्चन आंसर सेशंस ले सकते हैं, तो मुझे आप बताएं, आपके कोई क्वेश्चंस हो आपको। क्वेश्चंस अच्छा, तो मैं पीछे सेफ्टी टिप्स पे आया था, सेफ्टी टिप्स पे आया था, सेफ्टी टिप। हाँ चलो उसको खोल दो, अगर चल रहा हो तो बता दीजिएगा। सेफ्टी टिप्स पे आता हूँ, अटेंडी ठीक है। ये बता रहे हैं जितेंद्र देवपुरा। हाँ हाँ जितेंद्र जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए पहले अपना, जितेंद्र पहले आप देवपुरा जी। अनम्यूट करिए अपने आप को। सेल्फ म्यूटेड। चलिए सेफ्टी टिप्स लगा दीजिए। सेफ्टी टिप्स, हाँ वहाँ पे एक बार पूछिए, सभी कनेक्टेड है क्या? सभी आप नहीं, आवाज नहीं आ रही ना उनकी, रेज कर लेंगे। आप सभी कनेक्टेड हैं तो एक बार आप जरा सा रेज करें हैंड अपने, क्योंकि यहाँ आपकी किसी की वॉइस नहीं आ रही है।
चलिए कुछ सिस्टम्स कैसे आप अपने आप को सेव रख सकते हैं वो अब डिस्कस कर लेते हैं। जनरल सेफ्टी में ऑलवेज कीप योर सिस्टम डिवाइस डेस्कटॉप लैपटॉप मोबाइल अपडेटेड विद लेटेस्ट पैचेस। तो ध्यान रखें जो भी लेटेस्ट पैचेस आपके अवेलेबल हैं उनको आप लेटेस्ट रखिएगा। प्रोटेक्ट सिस्टम डिवाइस थ्रू सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सच एज एंटीवायरस। तो एंटीवायरस लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, ध्यान रखें। ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम नोन ट्रस्टेड सोर्सेज। मैक्सिमम केसेस में ये होता है सर हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अनट्रस्टेड सोर्स पे जाके गूगल पे गए सीधा डाउनलोड कर लिया। इवन जैसे अभी हम आए तो हम ध्यान रखें गूगल प्ले स्टोर पे जाके देखें। Ensure all devices accounts are protected by different strong PIN और passcode। ध्यान रखें सबके अलग अलग पासकोड होने चाहिए। डोंट शेयर योर नेट बैंकिंग पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, एटीएम फोन बैंकिंग पिन, सीवीवी नंबर विद एनी पर्सन इवन ही और शी क्लेम्स टू बी एन एम्प्लॉय। बैंक मैनेजर बन के बात करें, ध्यान रखें। ऑलवेज चेंज द डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड ऑन योर वाईफाई राउटर, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, हमेशा ध्यान रखें एनक्रिप्टेड मोड में रखें अपने वाईफाई को घर के। देन आपके बी कॉशियस व्हाइल ब्राउजिंग थ्रू ए पब्लिक वाईफाई। नेवर यूज पब्लिक वाईफाई। अब आपको 2 GB पर डे मिल रहा है, प्लीज ध्यान रखें। होटल में जाते हैं वाईफाई यूज नहीं करें, पब्लिकली इमरजेंसी होती है तभी यूज करें, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए वाईफाई यूज नहीं करें। ऑलवेज यूज वर्चुअल कीबोर्ड, ध्यान रखें वर्चुअल कीबोर्ड का ही यूज करें। डू स्कैन ऑल ईमेल अटैचमेंट फॉर वायरसेस बिफोर ओपनिंग देम। तो कोई भी अटैचमेंट अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको पहले आप वायरसेस से एंटीवायरस से चेक करें। देन बी केयरफुल व्हाइल शेयरिंग आइडेंटिटी प्रूफ। किसको आप अपना डाटा दे रहे हैं ध्यान रखें। अपने मोबाइल का IMI कोड नंबर ध्यान रखें, हमेशा सेफ रख के रखें। IMI कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल पिन रजिस्ट्री भी आ चुकी है, अगर आपका फोन खो जाता है तो आप सिम रजिस्ट्री में बोल भी सकते हैं कि मेरा इस IMI नंबर को ब्लॉक किया जाए, तो इमीडिएटली आपका उस फोन का IMI नंबर भी ब्लॉक हो जाता है। आपको ध्यान हो एक बहुत अच्छा केस था, अगर जयपुर का, अगर वैशाली नगर का एक बहुत अलग केस था बड़ा, अगर आपको ध्यान हो केस स्टडी, जिसमें एक मींस घर में डकैती हुई थी और एक गैंग रेप था और वो बांग्लादेशी थे और वो अपना वहां से फोन लेके भागे थे और वो एक व्यक्ति पता लगा वो बांग्लादेश तक पकड़ा गया क्योंकि उसने रास्ते में फोटोग्राफ ली थी। तो वो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा हमारा डाटा कैसे है, कहाँ से हम ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर हमारा फोन भी गया है तो हम कैसे उसको ट्रैक कर सकते हैं। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग फ्रॉम फॉर स्कीमर्स, जो मैंने डिस्कस किया, स्कीमर्स लगे हुए हैं। डिस्कस सेव इंटरनेट प्रैक्टिसेस, जो भी मैंने आपको डिस्कस किया आज वो ध्यान रखें। डोंट सेव योर कार्ड और बैंक अकाउंट इन योर ई वॉलेट। ई वॉलेट में बहुत ध्यान रखें एज इट इंक्रीजेस द रिस्क और थेफ्ट। यूपीआई कोड्स हैं, आपसे ध्यान रखें कि वो आपसे पैसा मांग रहा है या वो आप पैसे उसको दे रहे हो। दोनों चीजें में उल्टा हो गया, या तो वो पैसे दे रहा है आपको या आप दे रहे हो। OLX के फ्रॉड्स में यही हुआ है। OLX में हम सोचते हैं सामान बेच रहे हैं और पैसा हमारे पास आएगा, पता लगा हमारे अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। तो ये ध्यान रखें। इफ यू थिंक यू आर कॉम्प्रोमाइज इन्फॉर्म अथॉरिटीज इमीडिएटली। इसके बाद जो टिप्स में आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर्टेन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का अलग से एक चार्टर, एक रूल्स है, एक पूरा रूल बना रखा है उन्होंने, इमरजेंसी गाइडलाइंस बना रखी है कि आप उसको फॉलो करें। कहीं भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको हैक होता है, उस पर रैंसमवेयर अटैक है, तो वो भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को इमीडिएट रिस्पॉन्ड करे, मेल करे। इसके बाद आप ईमेल को कैसे आप देख सकते हैं, तो अवॉइड एक्सपोजर ऑफ ईमेल अकाउंट डिटेल सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, अनऑथराइज्ड पर्सन व्हाइल यूजिंग ईमेल। Avoid unauthorized disclosure of email content to protect privacy of information. Avoid clicking of web links provided। ध्यान रखें मेल पे कोई डायरेक्ट आता है बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत बार मेल पे जो डायरेक्ट लिंक आता है उसमें भी बड़े इश्यूज होते हैं, तो हमेशा उसको अवेयरनेस होते हुए, चेक करते हुए, एंटीवायरस को ऑन करते हुए याद रखें। इंस्टॉल पर्सनल डेस्कटॉप यूजर फायरवॉल ऑन द सिस्टम। फायरवॉल को ध्यान रखें। कीप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपडेटेड with latest security updates. Be suspicious while opening unexpected emails, हमने डिस्कस किया। Don't open suspicious email attachment. स्पैम को कभी जवाब न दें। हमारे यहाँ स्पैम लॉ नहीं है। US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में एंटी स्पैम एक्ट केसेस हैं, एक्ट्स हैं, हमारे यहाँ स्पैम एक्ट नहीं है। तो जो भी ईमेल आता है उसको स्कैन करें। एनक्रिप्शन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप एनक्रिप्शन यूज करें। इवन आप जितने भी आपके लैपटॉप हैं उस लैपटॉप में डी फाइल है, ई फाइल है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, उसको भी आप बिट लॉकर से आप पासवर्ड डाल के एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आपका लैपटॉप को खोल भी लेता है तो वो डी और ई फाइल को देख नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको एनक्रिप्ट कर रखा है बिट लॉकर ड्राइव से, उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखे, तो कोई भी आपके लैपटॉप को तो ओपन कर लेगा। हालांकि लैपटॉप के भी 3 पासवर्ड होते हैं, एक एडमिन पासवर्ड होता है, एक बायोस पासवर्ड होता है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पासवर्ड होता है। तो कोई एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड व्यक्ति है, अगर हालांकि वो लैपटॉप लेके भागा वो अलग बात है, लेकिन सिस्टम अगर स्टैंड अलोन वहां रखा हुआ है तो 3 तरह के पासवर्ड होते हैं, लोग यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब यूज भी करते हैं, ध्यान रखें। उसके बाद इनेबल स्पैम फिल्टर्स, जो मैंने डिस्कस किया, स्ट्रॉन्ग आप पासवर्ड यूज करें,
डोंट कीप योर कंप्यूटर अनअटेंडेड टू अवॉइड मिसयूज। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए थोड़ी देर के लिए भी आपने अपना मोबाइल या कंप्यूटर अनअटेंडेड यूज किया, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है किसी व्यक्ति को ब्लूटूथ से या पेन ड्राइव से या सिस्टम में जाके कोई मेलवेयर आपके सिस्टम में इंसर्ट करना। तो प्लीज ध्यान रखें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हम कर रहे हैं, ध्यान रखें आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए आपको पासवर्ड चाहिए, वेरीफाई अटेंडेंस को वेरीफाई करें, चेक मीटिंग लिंक्स, जो मीटिंग लिंक आपके पास आया या कहीं और से आ रहा है उसको ध्यान रखें, पैचिंग जो भी कंपनी आपको दे रही है उसकी पैचिंग है, कॉन्फिडेंशियल चेक करें, सेकंड जो भी रिव्यू उसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स हमेशा चेक करते रहें, किड्स को ध्यान रखें, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी तो उस कंपनी को अवेयर करें और पुलिस को एक्टिविटी को आप कंफर्म कर सकते हैं। अब हम आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं। देखिए स्टार्ट हो गया है शायद। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें सर, आप लोगों ने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया हुआ जिनके क्वेश्चन। जब हम यहाँ से जैसे ही हम यहाँ से जो रेज हैंड है उन पे मैं जैसे अनम्यूट कर रहा हूँ मैं अटेंडेंस को। श्री अर्जुन है, श्री अर्जुन सिंह राठौर जी हैं, इनको मैं अनम्यूट कर दिया। अब इसको ये सेल्फ म्यूटेड है तो एक बार इसको अनम्यूट करें अपने वहां से और एक बार बोलें। आप खुद अपने आप को अनम्यूट करें अपने सिस्टम पे जाके। अर्जुन जी सिंह राठौर। आवाज जा रही है वहां तक किसी से? यस 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 बताइए। हेलो कौन बोल रहे हैं? हेलो यस यस बताइए कौन बोल रहे हैं? अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ अर्जुन सिंह जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए अर्जुन सिंह साहब, बोलिए अर्जुन जी बोलिए। सर क्वेश्चन नहीं है मेरा कोई। अच्छा आपने प्रेजेंटेशन समझा, आपको समझ में आया साइबर क्राइम क्या है, लॉ क्या है, क्या सेफ्टी टिप्स हैं? हाँ सर आया। अच्छा ठीक है, किशोर सिंह। थैंक यू। ओके किशोर सिंह और ले रहे हैं क्वेश्चन। चलो एडवोकेट ऋषि राज। हाँ ऋषि राज। हाँ जी ये एडवोकेट बोलिए सर। ऋषि राज जी बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर। सर आपने जो अभी एक कंटेंट बताया था डिजिटल सिग्नेचर का, जी जी सर इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे सर कि ये डिजिटल सिग्नेचर कहाँ और किस तरह से यूज हो सकता है इसका फ्रॉड? ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? देखिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू होता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए क्या होता है, आपके पास सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं लगभग 9 कंपनीज हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं डिजिटल सिग्नेचर के लिए। और जैसे मेरा भी डिजिटल सिग्नेचर है वो बन रखा है, मेरा चार्ट अकाउंटेंट के पास है, लगभग सभी जितने भी लॉयर्स हैं उनके सबके चार्ट अकाउंटेंट्स के पास ये डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। जब भी हम अपलोड करते हैं अपनी इनकम टैक्स फाइल को तो वो हमारे डिजिटल सिग्नेचर को यूज करते हैं, हमें मेल करते हैं कि सर कैन वी यूज योर डिजिटल सिग्नेचर्स देन। और बहुत सी जगह अब आने वाले टाइम पे जहाँ की क्योंकि ई कोर्ट स्टार्ट हो जाएंगी, हमारी ई कोर्ट्स में बहुत जगह डिजिटल सिग्नेचर्स का ही यूज होगा ताकि वो एनक्रिप्टेड मोड में जाता है। इसमें 2 सिग्नेचर्स होते हैं, एक होती है प्राइवेट की और एक पब्लिक की। तो जब भी आप फ्री हो तो गूगल पर जाइएगा पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI, और इसमें एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है, एक होती है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एक होती है एसिमेट्रिक। तो ये हम जो यूज कर रहे हैं वो एसिमेट्रिक है जिसमें 2 की पेयर हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी उसको कहते हैं जैसे हमारा डेबिट कार्ड का पिन, डेबिट कार्ड का पिन जैसे हमारा डेबिट कार्ड का मेरा पिन है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मुझे भी पता है मेरे बैंक को भी पता है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, क्योंकि उसमें एक ही सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर्स में 2 की हैं, प्राइवेट की पब्लिक की। तो मैं उसको एनक्रिप्ट करता हूँ, मैं जब कोई मैसेज को भेजता हूँ तो मैं अपनी प्राइवेट की से क्या करता हूँ, एनक्रिप्ट कर देता हूँ, और डिपार्टमेंट में मेरी उसकी पब्लिक की है वो मेरे को उसको क्या करते हैं, डिक्रिप्ट कर लेती है। तो एक साइफर टेक्स्ट जिसको बोलते हैं हम, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए डिक्रिप्शन की कहते हैं उसको। तो आप जब भी फ्री हो तो PKI पढ़िएगा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। और इसके लिए प्रावधान IT एक्ट में सेक्शन 71, 73, 74 अगर कोई भी क्राइम करता है तो। ठीक है सर? जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। या आनंदी लाल भाटी साहब।
अनम्यूट कीजिए अपने आप। अनम्यूट करिए अपने आप को। अब बोलिए। हाँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये नेट बैंकिंग में डेट ऑफ बर्थ का काम पड़ता है, तो उससे बैंक के जो सारे अकाउंट ओपन हो जाता है, उसमें क्या अवेयरनेस करनी चाहिए हमें, वो बताइए हमें। किससे किससे ओपन हो जाता है? डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ से कैसे ओपन हो जाता है? अनटिल आप कस्टमर डेट ऑफ आईडी बर्थ नेट बैंकिंग जो अकाउंट चलाता है ना, उसमें डेट ऑफ बर्थ से अकाउंट ओपन हो जाते हैं। देखिए मैं समझ गया आपकी बात को। आप हर चीज में 2 वे ऑथेंटिफिकेशन डालिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन डालिए। बैंक आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इशू करेगा। खाली बैंक डेट ऑफ बर्थ तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपके पैन कार्ड में लिखी होती है, हर जगह अवेलेबल है, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जगह मिल जाती है। देखिए ध्यान रखिएगा, तो प्लीज खाली हमेशा ध्यान रखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें इंटरनेट बैंकिंग में भी। थैंक यू। थैंक यू। ये अनीता शर्मा मैम बोलिए। अनम्यूट कीजिए। तो उधर से सर भी देख रहे हैं। अच्छा अच्छा सर एक बार स्क्रॉल ना करें सर, उधर से हम एक बार। ये अमरजीत बेनीवाल सर बताइए। अनम्यूट कीजिए। नहीं सर, कोई आंसर नहीं, सॉरी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा आपको समझ में आया सेशन? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, समझ में आया। ये ना विजय, जिन्होंने क्वेश्चन विजय डाला वंदना। विजय गुरावा सर। विजय गुरावा जी हैं? हेलो यस हेलो यस हेलो। सर अलंकार सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बताएं सर। सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, बहुत बड़ी जानकारी दी सर। पर सर इसमें आपने एक बात बताई है कि आप किसी भी चीज को अलाउ मत कीजिए जब तक आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं रखते। परफेक्ट सर, परफेक्ट, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल। तो सर आपने आज जो ये वेबिनार हुआ है, हमारे को डाउनलोड करने के लिए कहा गया और हमने इसमें सब कुछ अलाउ 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 किया है सर। बिल्कुल। हम कैसे इसके बारे में आश्वस्त हो सकते हैं? ये यूनाइटेड, मैंने जब इसको देखा, ये अमेरिका की है सर। हाँ जी हाँ जी। पहले जूम आई थी सर, जूम भी अमेरिका की थी, बाद में जूम के बारे में समाचार आया कि जूम आपका डेटा चोरी कर लेती है, ये करती है वो करती है, जूम कॉन्फ्रेंस बंद हो गई सर। जी जी। तो ये आश्वस्त है, सिर्फ आप पर विश्वास करके हम अलाउ अलाउ कर दिया है, या हमारे पास और भी कोई इसको जांचने का तरीका है सर? इसको तरीके बहुत है सर, देखिए तरीके बहुत है, क्योंकि जितना भी हमारा आज की तारीख में डाटा सॉवरेनिटी पे है और जितना भी डाटा सिक्योरिटी पे चल रहा है, तो एमएचए ने सभी जगह अलर्ट्स किए हुए हैं कि कौन सी वेबसाइट्स को आप एक्सेस करें, कौन सी वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं करें। तो लेटेस्ट जो गाइडलाइन आई है वो जूम के लिए आई है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप जूम को थोड़ा सा अवेयर रहें जूम पे, क्योंकि उसका डाटा ब्रीच हुआ बीच में, कुछ जगह सेशंस में कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड हुआ।
बाकी जितनी वेबसाइट्स हैं, जितनी जगह हैं, उसके लिए एमएचए का अभी अलर्ट नहीं है। एमएचए कहाँ जहाँ भी आएगा वहां पर हम कर सकते हैं। इसमें एक बात ये भी है कि ये जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम अभी ये वेबिनार कर रहे हैं, ये एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन है, एन्क्रिप्शन है इसका। और जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भी हमारा पायरेटेड वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन नहीं है, ये हमने ओरिजिनल वर्जन है, हमने इसका लाइसेंस लिया हुआ है। इसलिए ये थर्ड पार्टी के साथ हमारा डेटा बहुत सेफ है, सिक्योर है, और पूरी इसमें रिसर्च करके हमने ये बेस्ट जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म था इसका इस्तेमाल किया है। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन है पूरी तरह से सिक्योर है। सर वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, वो तो हम पे विश्वास है आप पर, तभी हमने इसको अलाउ किया सर। ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे लिए करने का क्या तरीका रहेगा, मैं वो पूछ रहा हूँ सर। कम्युनिकेशन ठीक है सर, अभी और सबको भी मौका मिले। भावना गोस्वामी जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप। भावना गोस्वामी मैम। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बताइए। सर कुछ दिन पहले ना यूट्यूब पे ना वीडियो देखते देखते एक वीडियो आया जिसमें आप ऑनलाइन डाटा एंट्री वर्क के लिए मैं बताएंगे, मतलब उसके बारे में एग्रीमेंट दिया जी। तो उसमें मेल में है ना आपको एग्रीमेंट दे दिया गया। फिर कुछ दिन बाद है ना मैसेज आया कि आपने एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं किया है तो आपको पे करना पड़ेगा जी। तो सर उसके बारे में कुछ सजेस्ट कीजिए। हाँ तो कोई नहीं, आप नहीं किया एग्रीमेंट, कोई इशू नहीं है मैम, बल्कि सर ये तो उसमें हाँ कोई यही तो जॉब फ्रॉड्स और वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड्स हैं। जी जी सर, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस? आप अवेयर, और आपको लगता है अगर आपको बार बार इंटिमिडेट कर रहे हैं तो आप एक कंप्लेंट फाइल करें पुलिस में, cybercrime.gov.in में उस वेबसाइट का URL नंबर डालें, यूट्यूब जो आपके पास था वो कंटेंट डिलीट डालें, और आप बोलें कि मैं इंटिमिडेट किया जा रहा है, बार बार ये पैसे की डिमांड की जा रही है, cybercrime.gov.in में अपलोड करिए। सर बार बार उस नंबर से कॉल आते हैं। हाँ इसीलिए मैम, जो ये तो इंटिमिडेशन है ना, तो आप लोकल पुलिस में सीधा कंसर्न पुलिस स्टेशन में FIR कराइए, या cybercrime.gov.in जो मैंने आपको बताया उसमें आप अपनी पूरा डिटेल अपलोड कर दीजिए, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा मैम। जी सर, थैंक यू। SK गोयल साहब। कितना टाइम चल रहा है? मैं तो इसलिए जल्दी खत्म हो गया। हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए। दो क्वेश्चन। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। हेलो, नमस्कार। मेरा सवाल है आपसे सर, व्हाट इज द इंटरनेशनल क्राइम, व्हाट इज द इंटरनेशनल साइबर क्राइम एंड IPR के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंटरनेशनल में हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे इसके लिए? नहीं तो इंटरनेशनल में कैसे क्राइम मींस, आप मुझे थोड़ा एग्जांपल दे, कैसे क्राइम हुआ? इंटरनेशनल क्राइम क्या है? साइबर क्राइम तो पूरा इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो साइबर क्राइम होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, फ्रॉड होता है, तो जो फ्रॉड होते हैं कॉपीराइट्स का भी होता है, उसके साथ IPR का भी हो जाता है कई बार, कॉपीराइट ट्रेडमार्क का, तो दोनों में से वेयर वी विल फाइल द कंप्लेंट? नहीं, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप इंडिया में ही और आपने ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपका जुडिशियल इंडिया भी बनता है क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्योंकि आपके पास मींस अगर आप 179 CRPC देखेंगे तो उसमें क्लियरली दिया हुआ है वेयर ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एंड कॉन्सिक्वेंसेज हैज बीन एंश्योर्ड। तो आपने ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट किया और आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आप यू कैन फाइल कंप्लेंट हियर आल्सो, और तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दोनों क्राइम है, तो आईपीआर हाँ, का तो अलग से होता है, ठीक है। अलग से होता है। हाँ, आईटी एक्ट में इसमें एक सेक्शन है 81। और आप देखें 81 सेक्शन कहता है आईटी एक्ट इज ए स्पेशल एक्ट, इट ओवरराइड जनरल एक्ट, बट कॉपीराइट और पेटेंट पे आईटी एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। तो वहां पर अगर किसी ने अनऑथराइज एक्सेस किया तो आईटी एक्ट भी आएगा और आपका आईपीआर का भी इशू है। लेकिन यहाँ जहाँ प्योरली आईपीआर क्राइम है, आपका आईपीआर का हुआ है, तो वो तो आईपीआर में जाएगा, आईटी एक्ट में नहीं आएगा। जहाँ ऑनलाइन में आपके साथ आईटी एक्ट का कोई एलिमेंट आ रहा है, तभी आईटी एक्ट के साथ आपका कॉपीराइट का आएगा, क्योंकि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट आईटी एक्ट पे नहीं है। और आपके जितने भी कंट्रीज से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और आपका उसके हिसाब से आपका केस फाइल होगा। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है, और आपकी क्रिमिनल केस है तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं, एमलेट के थ्रू जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नारायण सिंह भाटी जी। नारायण सिंह भाटी साहब। नारायण सिंह भाटी साहब अनम्यूट करके एक बार बोले। पापा ना मुंह देख लो, टैंक से भरा हुआ है। तो चप्पल पहन के क्यों नहीं घूम रहा है? ऊपर जा। बाकी सभी म्यूट रखें। चप्पल कहाँ है? मनप्रीत सिंह जी। यस, मनप्रीत सिंह जी बोलिए। अनम्यूट करें अपने आप को और फिर बोलें। हेलो। यस, मनप्रीत सिंह जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जैसे मतलब अपने कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं सर, उसकी प्राइवेटी में सर लिखा होता है कि डाटा कर रही है सर। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, बताइए। हेलो। हाँ, जब आप डाउनलोड करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो सर उसकी मतलब वो सिक्योरिटी में, प्राइवेसी सिक्योरिटी में लिखा होता है कि आपकी वो हर बात को मतलब उसको सीन कर रही है सर, वो मतलब का डाटा वो और फोन रिकॉर्ड सब कुछ सर। यस। तो सर इस संबंध में सर क्या हो सकता है सर? जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन जो बहुत सारी हैं जो जरूरी भी है उनको यूज करना। यही इशू है, यही तो क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वेयर यू आर गिविंग कंसेंट, राइट, जी सर। गोइंग थ्रू बाय द, ये इस तरह का हो गया वकील साहब की, जैसे आपको ध्यान हो जब हमारा जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 9 जजेस का पुट्टास्वामी जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, राइट। तो अब इशू क्या हो गया कि पहले क्या होता था, जैसे किसी प्रीमाइस में आप गए, इसको इस तरह समझिएगा, किसी प्रीमाइस में आप गए, जैसे आप कहीं किसी ऑडिटोरियम में गए, ऑडिटोरियम के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, जी सर। और सीसीटीवी कैमरा में लग रहा है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। यस सर। समझ रहे हैं? तो आप क्या कहेंगे कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, आप मेरी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, मेरा प्राइवेसी ब्रीच हो रहा है। समझ रहे सर? जी सर। और आप कहते हैं राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस ऑडिटोरियम वाले ने कहा कि यार वकील साहब तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उनको कानून पता है। उन्होंने क्या किया, एक पेंटर को बुलाया और पेंटर को बुला के लिख दिया दिस प्रीमाइस इज अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। जी। अब आप क्या करोगे, अब आप ऑडिटोरियम में जाओगे या नहीं जाओगे? अब भी जाओगे। वो तो है सर। तब उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने लिखवा दिया दिस प्रीमाइस इज अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। बात वही है, लेकिन कंसेंट आपकी आ गई अब। समझ रहे सर? अब वो आपसे जो भी क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, मैंने आपको बताया ना, क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स, आई एग्री, आई एक्सेप्ट, आई एग्री, आई एक्सेप्ट, जब तो ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी भी कुछ चीजें पेंडिंग है, अभी मैटर आपको ध्यान हो तो, कि जिसमें ये सब होनी है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लिक रैप और कॉन्ट्रैक्ट्स को आप किस ढंग से देखते हैं, थोड़ा अवेयर रहें। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपके पास अगर 2 हैंडसेट हैं, 2 सिस्टम्स रखे हैं तो अच्छा है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे सिस्टम्स को डाउनलोड करके रखिए जिससे आप वॉइस कॉल नहीं करते, उससे आप सिर्फ और सिर्फ वाईफाई से जुड़ के उस एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। और उस फोन को डमी फोन रखिए, उस डमी फोन को ही में ही सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए, इंटरनेट से जुड़िए, वेबिनार वगैरह ज्वाइन करिए, खत्म करिए, बंद कर दीजिए। बाकी अपना यूज दूसरे स्मार्टफोन को जनरल यूज करिए। बाकी जितनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वो दूसरे स्मार्टफोन में डाउनलोड करके रखिए, उसको बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। जब आप यूज करें, इंटरनेट ऑन करें और अपनी एप्लीकेशन यूज करें, फिर बंद कर दें, यूज करें। Very smartly you have to use these gadgets.
एक लास्ट क्वेश्चन है एज पर टाइम लिमिट, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये रविशंकर जी हैं सिम स्वैप केस के बारे में बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट केस है इनका, कोई सिम स्वैप का है। रविशंकर जी अनम्यूट करके बोले। अनम्यूट करके बोले। बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा नंबर इसमें फ्लैश हो रहा है आप स्लाइड पे, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, तो मेरे नंबर को आप सेव कर सकते हैं। मैं आपका ही भाई हूँ, आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं उस मैसेज का रिप्लाई आपको बखूबी करूंगा, जितना मैं कर सकूंगा, जितने मुझे ज्ञान है। राइट? हाँ, राइट सर, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशेंटली। तो प्लीज सिक्योर रहें, स्टे सेफ, कोरोना वायरस से, इंटरनेट वायरस से, फिजिकली और साइबर स्पेस में आप सुरक्षित रहें। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, निशित दीक्षित एडवोकेट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप एक साथ, जय हिंद। आप सब लोग बोल सकते हैं एक ध्वनि मत से, जय हिंद। जय हिंद सर, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। निश्चित साहब बहुत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। शानदार। थैंक्स।